मैं स्कूल की गैलरी में मानवा पढ़ते हुए जा रहा था, तभी उस लड़की से टक्कर हो गई जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं स्कूल का सबसे बड़ा छपरी हूँ। उसी टाइम समझ आ गया कि ये अपनी औकात से बाहर है। पर भाई दिल तो देखो, इतनी बेइज्जती के बाद भी वो कितनी हॉट लग रही थी। तभी एक अमीर घमंडी ने पीछे से सिर पे टपली मार दी और बोला, ओए छपरी, अपनी होने वाली भाभी को ऐसी गंदी नजर से देखना बंद कर। खैर, इस बात का मैं क्या ही बुरा मानता, मेरी जिंदगी का तो हमेशा से यही हाल है। मेरा नाम तेन है और सब मुझे एकदम हल्के में लेते हैं। मैं तो बस वो लड़का हूँ जो चुपचाप कोने में बैठ के शांति से अपनी मानवा पढ़ना चाहता है। पर तभी किस्मत ने पलटी मारी और स्कूल के बीच में ही दुनिया खत्म होने का सीन बन गया। एक जोरदार धमाका हुआ और गैलरी की सारी खिड़कियां चकनाचूर हो गई। तभी कहीं से एक अजीब सा बहुत बड़ा बैंगनी मॉन्स्टर टपक पड़ा और स्कूल का फर्श तोड़ते हुए सामने आ खड़ा हुआ। वही घमंडी लड़का जो अभी मुझे छपरी बोल के गया था, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा थर-थर कांप रहा था। उसे ऐसे रोता देख मैं कुछ समझ पाता, तभी अचानक मेरे मुंह पर एक चमकती हुई नीली स्क्रीन आकर चिपकी। ये कोई सिस्टम था जिसने साफ साफ कह दिया कि पूरी दुनिया का गेम ओवर होने वाला है और मुझे धरती बचाने के लिए चुना गया है। पर लोचा ये था कि इतनी ताकत पाने के लिए मुझे एक टावर में पूरे 6666 साल तक नरक जैसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर भाई सिस्टम भी थोड़ा बोला निकला। उसने एक जुगाड़ छोड़ रखा था। बोनस के नाम पर मैं कोई भी एक सामान मांग सकता था, कुछ भी। जब नियम एकदम साफ था तो मैंने भी तगड़ा दिमाग लगाया और सीधे बिना मेहनत आगे पहुंचने का शॉर्टकट पास यानी स्किप टिकट मांग लिया। इस बात पर सिस्टम सरकारी बाबू की तरह नखरे दिखाने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तो पूरे खेल का कबाड़ा हो जाएगा। तो मैंने भी उसे लपेटते हुए बोला, अभी तो बड़ा ज्ञानी बन के बोल रहा था कि कुछ भी मांग लो, अब देने में नखरी क्यों दिखा रहा है, चुपचाप देना। अपनी बात में फंसकर बेचारे सिस्टम का पोपट हो गया और उसे रोते धोते वो बिना मेहनत वाली गोल्डन टिकट देनी पड़ी। मैंने तुरंत वो टिकट दबा दी, यानी जो 6666 साल मुझे वहां रगड़ा खाना था, वो सारा झंझट एक सेकंड में खत्म। पूरा शहर चकाचौंध हो गया और सिस्टम पागलों की तरह धड़ाधड़ बधाई की नोटिफिकेशंस भेजने लगा। मेरी सारी पावर्स अनलॉक होकर सीधे SSS रैंक पे पहुंच गई। अब मैं कोई ऐरा गहरा छपड़ी नहीं था, सीधे गॉड लेवल का खिलाड़ी बन चुका था। वो बैगनी मॉन्स्टर मेरी तरफ दहाड़ा और मुझे चबाने के लिए लपका, पर तुम्हारा भाई टस से मस नहीं हुआ, आंख तक नहीं झपकाई। मैंने बस अपना हाथ उठाया और उसकी खोपड़ी पे एक उंगली से हल्की सी टपली मार दी। पर भाई कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। उंगली में इतनी भयंकर पावर थी कि मॉन्स्टर का तो नामो निशान मिट ही गया, साथ में पूरा स्कूल भी नक्शे से गायब हो गया। बात यही नहीं रुकी, वो तबाही का झटका पूरे देश को चीरता हुआ निकल गया, बल्कि उसने तो पड़ोसी देश का भी सुपड़ा साफ कर दिया था। मतलब सीधे प्लैनेट लेवल का धमाका हो गया था। मैं खुद सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या सीन हो गया, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। तभी सिस्टम ने धड़ाधड़ इनामों की बारिश कर दी। उसने कैलकुलेट किया कि मैंने 389 मॉन्स्टर्स की गुफाएं साफ कर दी हैं और लाखों मॉन्स्टर्स का गेम ओवर कर दिया है। पर जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरे होश उड़ गए। वहां लिखा था कि इस चक्कर में 2 अरब लोगों की सफाई हो गई है। वो घमंडी अमीर लड़का ये देखकर हक्का बक्का रह गया और बोला, बड़े भाई ये क्या बवाल था, वहां क्या हुआ। मैं भी उसकी ये इज्जत देख के थोड़ा हैरान था, पर मैंने सोचा कि अब जब जादू मिल ही गया है तो मैं टाइम रिवर्सल यानी समय पीछे ले जाने वाली पावर का इस्तेमाल करके सब ठीक भी तो कर सकता हूँ। मैंने अपनी पावर एक्टिवेट की और सब कुछ वापस पहले जैसा होने लगा। मेरी मुट्ठी हिलाने, अरे मेरा मतलब उंगली हिलने का असर बिल्कुल जीरो हो गया और वो मॉन्स्टर वापस जिंदा होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। ये सब देखकर वो मॉन्स्टर बुरी तरह घबरा गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि वो आज से ही ये मॉन्स्टरगिरी छोड़कर कोई दूसरा काम ढूंढेगा। और फिर वो वहां से दुम दबाकर भागने लगा। पर तुम्हारे भाई ने जादू से उसे वहीं का वहीं जाम कर दिया। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि यार एक ही बेचारे मॉन्स्टर का 2-2 बार गेम ओवर करना ठीक नहीं है। तो मैंने एक जादुई दरवाजा खोला और उसे किसी दूसरी दुनिया में पार्सल कर दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा हाथ पैर सीधे किए। वो घमंडी लड़का चमचागिरी करते हुए बोला, भाई मान गए, तुमने तो उस खतरनाक मॉन्स्टर का सुपड़ा ही साफ कर दिया। मैंने कहा, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसे बस दूसरी दुनिया में भेज दिया है। इस पर वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बोला, वैसे मिस्टर ठगी, तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम बचा लोगे। उसे अचानक याद आया कि उसने पहले मुझसे बदतमीजी की थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे जहां तक मुझे याद है, मॉन्स्टर के आने से पहले तुम मुझे अपने लिए कैंटीन से ब्रेड लाने को कह रहे थे और अब अचानक बड़े भाई बोल रहे हो। वो घमंडी लड़का बुरी तरह डर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई पुरानी बातें भूल जाओ, मुझे कोई ब्रेड व्रेड नहीं चाहिए। मैं जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो हाथ जोड़कर रोने लगा कि सब ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दो। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा और बोला, जरा रुक, मुझे पहले एक जरूरी काम निपटाना है। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा तो शहर पे कई सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे। वो डर के मारे चीखने लगा,
भाई बचाओ। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सब्र रख दार। तो वो रोते हुए बोला, इस स्कूल को बचाने से ज्यादा जरूरी भी कुछ है क्या? मैंने सीधे कहा, हाँ भाई, मुझे पहले अपने मम्मी पापा को बचाना है। ये सुनकर उसने भी कहा, हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने अपनी गायब होने वाली पावर एक्टिवेट की और पलक झपकते ही वहां से छूमंतर हो गया। यहाँ घर पे मेरे मम्मी पापा सोफे पर आराम से लेटे हुए टीवी देख रहे थे। तभी अचानक न्यूज में एक जरूरी खबर आई कि पूरे शहर पर हमला हो चुका है और सब लोग तुरंत वहां से भागे। मेरे पापा सोफे से उछल पड़े और हैरान होकर खिड़की के बाहर देखने लगे कि ये बाहर क्या बखेड़ा खड़ा हो गया है। बाहर सारे मॉन्स्टर्स शहर में तबाही मचा रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर हमारी खिड़की के पास आ गया और अपना बड़ा सा घूंसा तानकर हमला करने ही वाला था। मम्मी पापा डर के मारे छुपने की जगह ढूंढ रहे थे और तभी तुम्हारा भाई सीधे उस मॉन्स्टर के पीछे प्रकट हो गया और बड़े आराम से पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है? इसके बाद मैंने उस पर उल्टी ग्रेविटी वाला जादू चला दिया। छूते ही वो मॉन्स्टर हवा में गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ने लगा और डर के मारे चीखता हुआ सीधे आसमान में पहुंच गया। मैंने खिड़की के पास जाकर मम्मी पापा को आवाज दी और कहा, डरो मत, मैं आपका वही सीधा साधा बेटा हूँ। पर भाई मम्मी पापा का रिएक्शन तो देखो। वो ये पूछने के बजाय कि मैं वहाँ कैसे आया, चिल्लाने लगे, ये सब क्या है और तू बिना चप्पल उतारे कमरे के अंदर क्यों आ गया? मैंने झल्ला कर कहा, अरे मम्मी, इस टाइम ये सब जरूरी नहीं है। खैर, आप दोनों ने 16 साल तक मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की है। आप हमेशा परेशान रहते थे ना कि आपका बेटा दिन रात फोन में आंखें गड़ाए मनवा पड़ता रहता है, पर अब चिंता छोड़ दो क्योंकि आपके इसी बेटे को पूरी दुनिया का रक्षक चुना गया है। इस पर मम्मी पापा बोले, क्या फालतू बकवास कर रहा है? और मैं सोचने लगा कि मनवा के हीरो ऐसी आफत के वक्त कैसे स्टाइल मारते हैं। उन्हें अपनी कहानियों में जो जादुई ताकतें मिलती हैं वो उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि मनवा के बाकी हीरो आफत के वक्त अपने मम्मी पापा की फिक्र क्यों नहीं करते, पर तुम्हारा भाई वैसा स्वार्थी नहीं है। मैंने तुरंत मम्मी पापा पर कई सारे ताकत बढ़ाने वाले जादू मार दिए। वो अभी भी यही सोच रहे थे कि उनका इकलौता बेटा क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आप दोनों को खरोंच तक नहीं आने दूंगा। और ये बोलते ही पूरे घर के चारों तरफ एक कड़क जादुई कवच बना दिया, यानी अब कोई भी मॉन्स्टर उन्हें छू भी नहीं सकता था। मैंने कहा, चलो मम्मी पापा, अब जरा बाहर की दुनिया का कबाड़ा साफ करके आता हूँ, आई लव यू। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलते मैं वहां से छुमंतर हो गया। वैसे पीछे से उनकी भी आई लव यू बेटा की आवाज आ ही गई थी। मैं वापस उड़कर सीधे स्कूल की गैलरी में प्रकट हुआ। वो अमीर लड़का मुझे देखते ही हांफते हुए बोला, अरे भाई तुम वापस आ गए? मम्मी पापा ठीक तो है ना? मैंने फुल एटीट्यूड में कहा, हाँ भाई, वो अब एकदम टकाटक है। उसने चैन की सांस ली कि चलो जान बची। पर भाई मेरे दिमाग में अभी भी वो ब्रेड घूम रही थी जो इसने मुझसे लाने को कही थी। अब पुराना हिसाब किताब चुकता करने का टाइम आ चुका था। आखिर इतने दिनों की बेइज्जती का बदला लेना तो बनता है ना बॉस। मैंने बिना देर किए मास समनिंग यानी थोक के भाव चीजें प्रकट करने वाला जादू एक्टिवेट कर दिया। वो लड़का फिर से डर के मारे कांपने लगा। मैंने कहा, तुझे ब्रेड चाहिए थे ना, ले भाई, इस बार सीधे बर्गर वाले बंस खा और ठूस ठूस कर खा। और ये बोलते ही आसमान से फूड पैकेट्स की ऐसी आंधी आई कि वो अमीर घमंडी लड़का बर्गर के बंस के ढेर के नीचे पूरी तरह दफन हो गया। जब वो बड़ी मुश्किल से बंस के पहाड़ से रेंगते हुए बाहर निकला तो मैंने उसकी फूटी किस्मत देखकर कहा, भाई तू झेल नहीं पाया, बहुत कमजोर निकला। बदला लेने की मजे के मामले में मैं तुझे 10 में से सिर्फ 7 नंबर ही दूंगा। वो रोते हुए चिल्लाया, भाई ये क्या बकवास रेटिंग दे रहा है? मैंने ऐसा कौन सा डाका डाला था जो तू हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है? फिर तैन कहता है कि यार कहानी में थोड़ा और ड्रामा डालना तो मैं भूल ही गया, और वो सीधे एक छोटा सा फ्लैशबैक चालू कर देता है। अब उस घमंडी किम जिन को तो कुछ याद भी नहीं था, पर तैन को अपनी बेइज्जती का एक एक पल अच्छे से याद था जब उसे पीटा जाता था और सब उसका मजाक उड़ाते हुए पागलों की तरह हंसते थे। उसकी यूनिफॉर्म को जला देना और फिर ये बोलना कि इसमें से बदबू आ रही है, इसे उतार। टॉयलेट में स्कूल का खाना फेंक कर उसे जबरदस्ती खिलाना, और जब भी उसके चश्मे पर ताला लगा दिया जाता था तो जो बेबसी महसूस होती थी वो सब तैन के दिमाग में छपा हुआ था। तैन ने आंखें दिखाकर उससे पूछा, क्यों भाई, तुझे कुछ याद नहीं है क्या? इस पर किम जिन चिल्लाकर बोला, नहीं भाई, भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। वो हाथ जोड़कर रोने लगा कि भाई मैंने सिर्फ तुझसे बंस मंगवाए थे और उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ, पर बाकी का कांड मैंने बिल्कुल नहीं किया। और मतलब तैन, तू चश्मा पहनता ही कब है? तैन घूरते हुए पूछा, यानी तू ये कहना चाहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसकी ऐसी खतरनाक लुक देखकर किम जिन डर के मारे कांप उठा और बोला, अरे नहीं भाई, तुझे सीरियस अंदाज में बोल रहा है। मुझे खुद शक होने लगा है कि कहीं ये सारे पाप अनजाने में मैंने ही तो नहीं किए। पर तैन ने बड़े दिल वाले हीरो की तरह कहा कि चल कोई बात नहीं, मैंने तेरी माफी स्वीकार की और तुझे माफ किया। अब आगे के अच्छे रिश्तों के लिए मैं तुझे वैसी ही चीज में बदल देता हूँ जैसी तुझे पसंद है। किम जिन मन ही मन खुश हो गया कि भाई अब ये मुझे कोई तगड़ा बॉडी बिल्डर बना देगा। पर तैन ने अपनी रूप बदलने वाली जादुई पावर एक्टिवेट की और उस पर सीधा निशाना साध दिया। चारों तरफ भयंकर धुआं फैल गया और जब धुआं साफ हुआ तो हमारा किम जिन भाई साहब एक गोल मटोल बर्गर बंस में बदल चुका था। बर्गर बंस बने हुए किम जिन ने रोते हुए पूछा, अरे भाई ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? तैन ने मुस्कुराते हुए कमेंट किया, वाह तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो। फिर तैन बोला, देख भाई, अगर तू सच में दिल से अपने किए पर पछतावा करेगा तो मैं तुझे वापस पहले जैसा इंसान बना दूंगा। बंस बना हुआ वो लड़का तुरंत गिड़गिड़ाया, हाँ भाई मुझे सच में अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा है, प्लीज मुझे वापस ठीक कर दो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये अपनी वही क्रश यूनिया थी। उसने हैरान होकर पूछा, तैन तुम क्या चीज हो भाई? तैन ने चौंक कर मुड़कर देखा। वो बोली, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सीधे भगवान ने कोई जादुई ताकत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अपना किम जिन बर्गर बंस बना हुआ रोए जा रहा था कि भाई प्लीज मुझे वापस पहले जैसा इंसान बना दो। यूनिया ने उसे देखकर पूछा, क्या ये बर्गर सच में जिंदा है? तैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देखो कितना क्यूट है। यूनिया ने डरते हुए कहा, तैन तुम्हें इस सब से डर नहीं लग रहा क्या? पूरी दुनिया अचानक बदल गई है, इतने लोग मारे गए, स्कूल में कोई नहीं बचा है और फोन का नेटवर्क भी गायब है कि पुलिस को फोन कर सके
के, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम इतने खुश कैसे घूम रहे हो? तैन ने उसकी तरफ देखा और बोला, यूनिया, तुमने कभी अपनी लाइफ में मानवा नहीं पढ़ी क्या? वो बस मजे के लिए होती है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और रही बात स्कूल में हमारे अलावा किसी के ना होने की, तो मतलब वो इसलिए क्योंकि इस मनवा का राइटर बहुत आलसी है, उसने बाकी के लोग बनाए ही नहीं। यूनिया का दिमाग घूम गया कि ये क्या बहकी बातें कर रहा है। तैन ने मन में सोचा कि यार ये लड़की अपनी मनवा की हीरोइन बनने के लायक ही नहीं है, बहुत बोरिंग है, मतलब ये तो विलेन की तरह बीच में आकर चैप्टर का फ्लो खराब कर रही है। तो तैन ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपने लिए एक मस्त और एक नंबर हीरोइन ढूंढ कर लाऊं। उसने तुरंत दूसरी दुनिया से किसी को बुलाने वाला जादुई पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। वो पोर्टल इतनी तेजी से चमका कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। यूनिया चिल्लाई, अरे ये क्या बवाल है? तैन ने फुल एटीट्यूड में कहा, मैं इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और कमाल की लड़की को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। उसकी इस पावर को देखकर बाहर के सारे मॉन्स्टर्स भी डर के मारे कांपने लगे। जब धुआं साफ होने लगा तो बर्गर बंस बना। किम जिन चिल्लाया, इस ठरकी ने अब क्या नया कांड कर दिया। पर जैसे ही धुएं में से वो लड़की बाहर आई, तैन की भी बोलती बंद हो गई। उस लड़की के हाथ में एक लाल दागों से भरी छुरी थी। धुआं हटते ही वो सीधे तैन के सामने आकर खड़ी हो गई। तैन तो एकदम सन्न रह गया, कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाया। वो लड़की खुद से बोली, मैंने अपने ही हाथों से जर्मेन को खत्म कर दिया। तैन ने उसे देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया कि भाई ये तो किसी राजा महाराजाओं वाली मानवा की हीरोइन है, यानी वो खतरनाक लड़कियां जो विलेन राजा को अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उसकी जान लेकर खुद विलेन बन जाती हैं। वो लड़की तैन को अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि तैन ने उसे सीधे उसके नाम से पुकारने की हिम्मत की थी। मतलब पहली बार किसी ने उसे इतने कैजुअल तरीके से बुलाया था। वो लड़की जैसे हवा में हाथ लहराकर अपनी खानदानी कहानी शुरू करती है कि मैं हाउस रिबर्ट की, तैन तुरंत बीच में ही हाथ उठाकर उसे टोक देता है और चिल्लाता है, अरे बस बस शांत हो जा बहन, तुझे यहाँ मनवा का जॉनर बदलने की परमिशन किसने दी? तू पक्का लेला ही होगी ना? मुझे अच्छे से पता है कि किसी भी मनवा के शुरुआती 3 चैप्टर कितने जरूरी होते हैं। तैन आगे बोलता है, अगर तू अपनी ये राजा महाराजाओं वाली रोने धोने की कहानी यहाँ बीच में घुसाएगी तो हम अगले 3 एपिसोड तक इसी स्कूल के मलबे में अटके रह जाएंगे और पढ़ने वाले सोचेंगे कितनी स्लो और बोरिंग मनवा है। पर वो लड़की बिना किसी परवाह के अपनी ही धुन में बातें जारी रखती है, जिस पर तैन फिर से झल्ला कर बोलता है, अरे बंद कर अपने चमक धमक वाले डायलॉग मारना, लेला भी कहाँ कम थी? वो तुरंत भड़क कर बोलती है, तुम होते कौन हो मुझ पर चिल्लाने वाले? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इस पर अपना तैन फुल एटीट्यूड में कहता है, देख बहन, पहले वो लाल निशानों वाली छुरी नीचे रख, फिर तमीज से बात कर। वैसे तैन मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा है मैं ये लड़कियों वाले रोमांस फैंटेसी मनवा ज्यादा नहीं पढ़ता, वरना दिमाग का कबाड़ा हो जाता। तभी लीला अचानक होश में आती है और अपने आसपास देखकर हैरान हो जाती है कि वो आखिर कहाँ आ गई है और उसने ये कैसे अजीब कपड़े पहन रखे हैं। पर इससे पहले कि वो और ड्रामेबाजी करती, तैन हवा में चुटकी बजाता है और जादुई ताकत से उसका वो खंजर दूर फेंक देता है। तैन उससे कहता है, और हाँ, अपने जादू से इस खून वूने को भी साफ कर लो जरा। जैसे ही लीला जादू से खुद को साफ करती है, उसके चेहरे पर एकदम अप्सरा जैसी दिव्य चमक आ जाती है। उसकी वो कमाल की खूबसूरती देखकर यून या और वो बर्गर बंस बना किम जिन दोनों के दोनों उसे ताकते हुए शर्माकर लाल पीले होने लगते हैं। लीला ने हैरान होकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? पर तैन ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए साइड में देखा और बोला, लो भाई, तमाशा शुरू, कोई आ रहा है। और तुरंत सिस्टम की जादुई पावर से एक कड़क डिफेंसिव कवच एक्टिवेट कर दिया। तभी बाहर खड़े एक विशाल मॉन्स्टर ने अपनी भारी भरकम लाठी से स्कूल पे जोरदार हमला किया। पर भाई बाबाजी का ठुल्लू, वो लाठी सीधे तैन के जादुई कवच से टकराई और मॉन्स्टर का हमला बिल्कुल फुस हो गया। यूनिया डर के मारे जोर से चीखी। वहीं लीला की भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या बवाल है। वो मॉन्स्टर बिना किसी नतीजे के पागलों की तरह बार बार कवच पर लाठियां भाजने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। तैन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कमेंट किया, वार्म अप करने के लिए इससे बेस्ट चोमू मॉन्स्टर और कोई नहीं मिल सकता था। और ये बोलते ही वो अपनी असली ताकत का सिर्फ 10 लाखवां हिस्सा यानी नाम मात्र की पावर यूज करके खिड़की से बाहर उड़ गया। उसने अपनी बिना रैंक वाली जादुई स्किल शॉक फिंगर का इस्तेमाल किया और सिर्फ एक उंगली के झटके से उस विशाल मॉन्स्टर के छितरे उड़ा दिए। ये देखकर दोनों लड़कियां एकदम इंप्रेस हो गईं। लीला बोली, ये तो सच में अविश्वसनीय है। वहीं यून या कंफ्यूज होकर कहने लगी, पर मॉन्स्टर्स और जादू ये सब तो असल जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। इस पर तैन ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया, अरे जब तक देखने में मजा आ रहा है, लॉजिक की फिक्र किसको पड़ी है? इसके बाद तैन ने अपनी डी रैंक वाली फ्रीजिंग स्किल चलाई, यानी पलक झपकते ही बाहर के सारे मॉन्स्टर्स बर्फ के पुतले बन गए। फिर उसने अपनी पैर पटकने वाली स्टॉर्म स्किल का यूज किया, जिससे ऐसा भयंकर भूकंप आया कि आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स का वहीं की वहीं कचंबर निकल गया। तैन ने एक ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा, यार मैं कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा हूँ, मैं चाहकर भी अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये तो बहुत ज्यादा है। पर अगले ही पल वो खुश हो गया कि चलो जो भी है फुल मजे हैं। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा कि पहला राउंड क्लियर हो चुका है। पर तभी सामने से मॉन्स्टर्स की एक अंतहीन फौज तैन की तरफ बढ़ने लगी। तैन ने सोचा कि भाई ये तो एकदम हंटर्स और जादुई दरवाजों वाला फैंटेसी गेम बन चुका है, यानी हर मनवा रीडर का सपना। उसने तुरंत फुल स्पीड में उड़ने वाली पावर के साथ अपनी दिमागी ताकत को एक्टिवेट किया। अब तुम्हारा भाई हवा में सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ रहा था और सारे मॉन्स्टर्स गाजर मूली की तरह करते जा रहे थे। आखिर में उसने सामने आ रहे खतरनाक ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर का भी गेम ओवर कर दिया। इसके बाद वो थोड़ी देर रुका और सोचने लगा कि अब इन जादुई पोर्टल्स का क्या किया जाए। अमूमन मनवा के बाकी हीरो एक एक पोर्टल के अंदर घुसते हैं और लेवल क्लियर करने में हफ्तों लगा देते हैं, तो टाइम के पास इतना फालतू टाइम कहाँ था। उसने सीधे अपनी डायमेंशनल एक्साइल यानी तड़ी पार करने वाली पावर का इस्तेमाल किया। सारे के सारे मॉन्स्टर्स उल्टे पैरों उसी पोर्टल के अंदर खींचे चले गए और इससे पहले कि वो पलटकर हमला कर पाते, तैन ने वो जादुई दरवाजा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। तैन ने हवा में हाथ झाड़ते हुए कहा, लो भाई, अब जाकर अपना सियोल शहर एकदम सेफ है। जैसे ही तैन टेलीपोर्ट होकर वाव स्कूल पहुंचा,
पहुंचा, वहाँ दोनों लड़कियां आपस में मस्त गप्पे लड़ा रही थी। लीला ने उसे देखते ही कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ के लोगों की बातें सुन रही थी और मुझे लगता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके भविष्य में आ गई। तैन ने हंसते हुए कहा कि अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है, और उसने अपनी ट्रांसफॉर्म वाली पावर का इस्तेमाल करके लीला की काया पलट करने का फैसला किया। यहाँ तैन फिर से मेनवा के आर्टिस्ट का दर्द समझते हुए चौथा दीवार यानी फोर्थ वॉल तोड़ता है और कहता है कि अगर तू इस भारी भरकम डिजाइनर कपड़े में रहेगी तो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद आर्टिस्ट के लिए तुझे ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये बोलते ही उसने लीला को एकदम कैजुअल और मॉडर्न कपड़ों में बदल दिया। वो बर्गर बंस बना के जिन उस लड़की के इस नए मॉडर्न लुक को देखकर लट्टू हो गया। लीला ने झल्ला कर कहा कि मुझे तुरंत कोई बड़ा सा गाउन या कपड़ा ला कर दो, पर तैन ने फिर से आर्टिस्ट का बहाना बनाते हुए कहा कि तुम्हारे खुले बाल ड्रा करने में बहुत झंझट होगी, इसलिए मैं इन्हें ऊपर बांध देता हूँ। ये देखकर यून या ने ताना मारा कि भाई, मुझे इस टर्की की पसंद के बारे में कभी नहीं जानना था। तैन ने बात घुमाते हुए कहा कि अरे, हम दोस्तों के बीच ऐसी कड़वी बातें नहीं करते, मैंने तो बस आरामदायक कपड़े चुने। वैसे तैन को भी लगा कि शॉर्ट्स थोड़े ज्यादा ही छोटे हो गए हैं, पर वो बर्गर बना किम जिन नीचे से चिल्लाया, अरे भाई प्लीज कपड़े मत बदलना, ऐसे ही रहने दो। तैन ने मिस लीला से कहा कि माना ये सब तुम्हारे लिए नया है, पर तुम इसे आराम से पहन सकती हो। इस पर यूनिया ने अपनी अमीरियत दिखाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए शनेल या लुई विटॉन जैसे ब्रांडेड कपड़े बना सकते हो? तैन ने उसे तगड़ा रोस्ट करते हुए बोला, क्यों भाई, तुम क्या उस टाइप की अमीर घमंडी कैरेक्टर हो जो ब्रांडेड कपड़े मांगेगी? तभी लीला ने बीच में रोते हुए अपनी भारी भरकम कहानी शुरू की कि मैं अब वो नहीं रही, मेरा नाम अब के सच है, जो एक शाही नाम है, और मैं वहाँ की राजकुमारी बन चुकी हूँ। तैन ने उसकी तरफ देखा और मन में बोला कि बाल बांधने के बाद भी इसका दिमागी रायता फैला हुआ है। लीला आगे बोली कि मैं इस शाही नाम के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने पति का गेम ओवर कर दिया है। तैन ने कहा कि चलो, मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हारी दुनिया की कहानी नहीं पता, और सच कहूँ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। तैन को अंदाजा हो गया कि इसकी जिंदगी बड़ी दुख भरी रही है, पर भाई उसे मानवा के लंबे चौड़े फ्लैशबैक और डिटेल्स नहीं चाहिए। तो तैन ने खुद ही तुक्का मारते हुए सारी रोमांस फैंटेसी मनवा के घिसे पिटे नियम याद किए और बोला, तुम्हें पक्का कोई गंभीर बीमारी होगी। लीला हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता? तैन ने आगे कहा, यही नहीं, तुम्हारी जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से शादी कराई गई होगी जिससे तुम नफरत करती थी, फिर तुम्हारे पति ने कोई बड़ी गलती की होगी और तुम दोनों का ये हाल हुआ, और समाज ने तुम्हें झूठा विलेन बना दिया होगा, है ना? ये सारी बातें सुनते ही लीला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मेरे साथ यही सब हुआ था। तैन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि चलो, बहुत दुख झेल लिया तुमने, पर अब तुम्हें आगे ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। लीला ने थोड़ा परेशान होकर कहा, पर तैन, मैंने अपनी दुनिया के राजकुमार का गेम ओवर कर दिया है। इस पर तैन ने तुरंत बड़े आराम से जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, हमला भी तो पहले उसी ने किया था ना, यानी तुमने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये बोलते ही उसने लीला पर सेराफिम्स ब्लेसिंग यानी देवदूत का आशीर्वाद वाला जादुई मंत्र चला दिया। जादू चलते ही लीला को अपने शरीर में एक बहुत ही बढ़िया और सुकून देने वाली गर्माहट महसूस होने लगी। तैन ने मुस्कुराकर कहा, लो भाई, तुम्हारे शरीर की सारी पुरानी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म, अब तुम्हारी लाइफ बार एकदम फुल है और तुम पूरी तरह सेफ हो। अब इस नई दुनिया में बिना किसी पाबंदी के आराम से जियो। लीला मन ही मन सोचने लगी कि न तो उसके उस रसूखदार बाप ने, न उसके सबसे अच्छे दोस्त ने, और न ही उसके पति राजकुमार ने उसे कभी आजादी दी। सबने बस हुक्म चलाया। पर इस लड़के ने, जिससे वो अभी अभी मिली है, उसने उसे खुलकर जीने का इतना बड़ा तोहफा दे दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए तैन को थैंक यू कहा। तभी अचानक तैन के सामने स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया कि उसने 33 मॉन्स्टर्स को निपटा कर एक नया अचीवमेंट जीत लिया है। तैन ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो अपनी कहानी की बस शुरुआत हुई है। पर तभी सिस्टम बीच में कूद पड़ा और बोला, बधाई हो, अब कॉन्स्टलेशन यानी आसमान में बैठे बड़े बड़े रहस्यमयी देवता तुम्हारी इस फाइट को लाइव देख रहे हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से इन देवताओं को खुश रखोगे तो वो तुम्हें भारी भरकम इनाम और नई नई जादुई स्किल्स देंगे। तैन ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा, लो भाई। मनवा का एक और घिसा पिटा ड्रामा शुरू। जब सिस्टम ने दिखाया कि कई सारे देवता उसे टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो तैन ने बिना सोचे समझे सीधे ऑर्डर दिया, इन सारे देवताओं को अभी के अभी ब्लॉक लिस्ट में डालो। सिस्टम इस बात पर पूरी तरह हैरान हो गया और बोला, अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतने अच्छे मौके को कोई मना कैसे कर सकता है? तैन ने साफ कह दिया, देखो भाई, मुझे पर्सनली ये लाइव देखने वाले देवताओं का ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू की सिरदर्दी होती है। इसके बाद उसने सिस्टम की स्क्रीन को साइड हटाया, अपने दोस्तों की तरफ देखा और बात बदलते हुए पूछा, हाँ भाई लोग और बहनों, क्या बोलते हो? इस पूरी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ टीम अप करने को तैयार हो? गुस्से का देवता हुजा करुणा गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, उस मामूली लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने हम देवताओं के स्पॉन्सरशिप वाले ऑफर को लात मार दी। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। इस पर गेम्स का देवता ओमो शिरोए मजे ले तो बोला, अरे भाई, मुझे तो ये लड़का बड़ा दिलचस्प लग रहा है। वहीं बगल से उशुको ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, दिलचस्प क्या था, मुझे लगता है उस लड़के को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। पर तभी सभी देवताओं का राजा सीकाई बीच में आया और सबको डांटते हुए बोला, सब के सब शांत हो जाओ। माना वो एक मामूली इंसान है, पर उसने टॉवर के सारे लेवल्स पार किए हैं, इसलिए उसका सम्मान करना तो बनता है। ये सुनते ही निराशा का देवता मुराम मुंह बिगाड़ कर बोला, अरे खाक सम्मान, वो बस एक अदना सा इंसान है, वो इस इज्जत के लायक नहीं है। तभी जलनखोर देवता दामेदा ने आग में घी डालते हुए कहा, और क्या भाई, उसने कोई मेहनत थोड़े ही की है, वो तो शॉर्टकट टिकट यूज करके सीधे सारे फ्लो स्किप करके टॉप पर पहुंचा है। आखिर में एक गुस्से से भरे देवता ने अपनी गद्दी से उठते हुए कहा, बहुत हुआ ड्रामा, चलो हम खुद उसकी दुनिया में चलते
चलते हैं और उससे आमने सामने बात करते हैं। और अगर हमें जरा सा भी लगा कि वो इस ब्रह्मांड के कायदे कानून के लिए कोई खतरा बन सकता है तो बिना देर किए वहीं की वहीं उसका गेम ओवर कर देंगे। इधर धरती पे वापस आकर तैन ने कहा कि भाई मैं तुम सबको अपनी थोड़ी थोड़ी जादुई पावर बांट रहा हूँ, अब तुम लोग आराम से आगे बढ़ो और अपनी मर्जी से मॉन्स्टर्स का सुपड़ा साफ करो। पर यूनिया मुंह फुलाकर बोली, अरे भाई इसका कोई फायदा नहीं है, मैं फालतू में अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं। किम जिन ने भी नीचे से हामी भरी कि हाँ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तैन ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, तो मेरे साथी हो और मेरी छत्र छाया में तुम्हारा गेम ओवर कभी नहीं हो सकता। पर यून या फिर भी बहस करने लगी कि यार जब तुम्हारी पावर इतनी हाई है तो तुम अकेले ही सबका कबाड़ा क्यों नहीं करते थे। इस पर तैन ने झल्ला कर कहा, अरे यार तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो, माना मैं इस मनवा का हीरो हूँ, पर अगर सारे मॉन्स्टर्स को मैं अकेले ही धो दूंगा तो देखने वालों को मजा नहीं आएगा ना भाई। तभी अचानक एक मॉन्स्टर तैन पर झपटा। तैन ने बस एक हल्का सा हाथ चलाया और एक ही पंच में उसका चैप्टर क्लोज कर दिया। उसने कहा, मनवा का नियम है भाई, हीरो जितना तगड़ा होगा उसके आसपास के कैरेक्टर्स की कहानी उतनी ही मजेदार रहेगी। यूनिया को तो उसकी ये बातें ऊपर से निकल गई, पर लेला को मनवा का लॉजिक एकदम समझ आ गया। वो बोली, हाँ भाई मैं समझ गई, यानी दुनिया बचाने के लिए हमें इन मॉन्स्टर्स को साफ करना होगा। वैसे भी मैं अपनी दुनिया में राजकुमार का गेम ओवर करके ही आ रही हूँ, तो अब तो मैं किसी को भी लपेट सकती हूँ। और ये बोलते ही वो एक मॉन्स्टर की तरफ लपकी। तैन ने मन में सोचा, चलो भाई कहानी मजेदार हो रही है, अब अपनी एक धांसू टीम बनेगी। और यही रोल उसने लेला के लिए चुना था। लेला ने तुरंत अपनी मैलिस अनलीस्ड यानी फुल तबाही वाली स्किल एक्टिवेट की और अपनी छोटी सी छुरी से हवा में ऐसे कट्स मारे कि उस मॉन्स्टर के 100 टुकड़े हो गए। लेला इस आजादी और अपनी जादुई पावर को देखकर खुशी से झूम उठी, क्योंकि अब वो इस टीम की खतरनाक असैसिन बन चुकी थी। यून या उसे पागलों की तरह देखते हुए बोली, अरे ये अचानक इसे क्या हो गया। तैन मुस्कुराकर बोला, इसे कहते हैं परफेक्ट कैरेक्टर का रोल मिलना। लीला अभी खुश हो ही रही थी कि तभी पीछे से एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया और उसने अपनी अजीब सी जादुई रस्सियों से लेला को जकड़ लिया। ये देखकर बर्गर बंस बना किम जिन चिल्लाया, अरे भाई हमारी राजकुमारी को बचाओ। यूनिया ने कहा, हाँ भाई जल्दी कुछ करो। पर इससे पहले कि तैन कुछ करता, अपना गोल मटोल बर्गर भाई साहब हवा में उछला। तैन ने सोचा, चलो देखते हैं इसका क्या रोल है। किम जिन ने अपना पूरा ध्यान लगाया और पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार हेडबट यानी सिर की टक्कर मार दी। पर भाई मॉन्स्टर को तो छोड़ो, वहां एक पत्ता तक नहीं हिला। किम जिन रोते हुए बोला, अरे यार मेरी स्किल इतनी फुस क्यों है, मैं क्या इस टीम में सिर्फ एक ट्रोपीज बनकर रह जाऊंगा। भाई तैन मुझे भी कोई कड़क और कूल जादुई पावर देना। लेला ने उस बंस बने किम जिन को थैंक यू कहा तो किम जिन तुरंत हवा में हवाबाजी करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बड़ी बात नहीं है। तैन ने हंसते हुए कहा, भाई मजा आ गया, और पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर का चैप्टर क्लोज कर दिया। यून या तो ये सब देखकर पूरी तरह सदमे में थी। तैन ने उसकी तरफ जादुई छड़ी बढ़ाते हुए कहा, लो भाई अब तुम्हारी बारी, जरा अपना जलवा दिखाओ। पर यूनिया ने साफ मना कर दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती और ना ही कर सकती है। वो एकदम इमोशनल होकर तैन पर बरस पड़ी कि तुम इतने ताकतवर हो, समय को पीछे ले जा सकते हो और तुम्हें अकेले ही इतनी जादुई पावर्स मिली है, तुम चाहते तो सब कुछ पहले जैसा ठीक करके इस दुनिया को कबाड़ा होने से बचा सकते थे। यहाँ आम लोग अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे और तुम्हारे सिर्फ अपना मजा सबसे ऊपर है। तैन ने बिना किसी शर्म के तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी एक दिन समझ जाओगी बहन, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज सिर्फ मजा लेना ही है। यूनिया सोचने लगी कि यार इस लड़के का तो पूरा मिजाज ही बदल गया है। तभी तैन अचानक चिल्लाया, ओए देखो वो आसमान में एक चिड़िया वाला मॉन्स्टर उड़ रहा है, चलो उस पे अपनी जादुई स्किल चलाओ। यूनिया ने डर के मारे अपनी जादुई छड़ी को दोनों हाथों से इतनी जोर से घुमाया कि वो जादू छोड़ो सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह पर जा लगी। उसने मॉन्स्टर को ऐसा शॉट मारा कि वो सीधे स्टेडियम पार यानी बहुत दूर जाकर गिरा। ये देखकर सब दंग रह गए। अपना बर्गर बंस बना किम जिन कमेंट करता है, भाई ये जादूगरनी कम और आईपीएल के धाकड़ बेसबॉल प्लेयर ज्यादा लग रही है। यून या ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अरे वो बचपन में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। तैन झल्लाकर बोला, लो भाई मुझे आज तक इसके इस छुपे हुए टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। तभी अचानक तैन को अपनी पीठ पर एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत मुड़कर एक बहुत ही खतरनाक जादुई हमले को अपने खाली हाथों से रोक दिया। वो सोचने लगा कि मॉन्स्टर्स के बीच से ये कैसा अजीब हमला हुआ है। तभी धुएं को चीरता हुआ एक रहस्यमयी बंदा सामने आया और बड़े रब से बोला, मानना पड़ेगा भाई, मेरे इतने खतरनाक जादुई प्रेशर यानी मेरी औरा को तुमने सिर्फ अपने खाली हाथों से हवा में उड़ा दिया। तैन ने जैसे ही उस बंदे का चेहरा देखा वो पूरी तरह हैरान रह गया। वो बंदा आगे बोला, मुझे भी हैरानी है कि इस दुनिया के पूर्वी इलाके में ऐसा खतरनाक उस्ताद छुपा बैठा है। तैन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने कोई ऐरा गहरा विलेन नहीं था, वो सीधे मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी हेवनली डीमन था। चाउन माँ ने हैरान होकर तैन से पूछा, तुम्हें मेरी असली पहचान कैसे पता चली लड़के। तैन ने चौड़े होकर जवाब दिया, अरे चाउन माँ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी यूनिया ने तैन को कोहनी मारते हुए पूछा, अरे ओ भाई तुम्हें कैसे पता ये खतरनाक बंदा कौन है। तैन ने यूनिया से कहा, अरे जाओ और गूगल पर सर्च करो चाउन माँ की मनवा। ये मार्शल आर्ट्स जॉनर का एकदम कड़क कैरेक्टर है जिसे मनवा में हमेशा सबसे बड़ा और अल्टीमेट विलन दिखाया जाता है। चाउन माँ ने रौब झाड़ते हुए कहा, लड़के तुम बातें बहुत करते हो, वैसे पूरब से जो इतनी भयंकर जादुई ताकत का झटका महसूस हो रहा था वो पक्का तुम्हारी ही कलाकारी थी ना। तैन ने पूछा, क्या आप उसी शॉकवेव की बात कर रहे हैं जो कोरिया के पूर्वी इलाके से टकराई थी। चाउन माँ ने हाँ में सिर हिलाया। चाउन माँ ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूरी मेनवा की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सदियों से इस दुनिया का मार्शल आर्ट्स एकदम खत्म हो चुका था और इंसान बहुत कमजोर हो गए थे। मुझे इस शांत और बोरिंग दुनिया कोई मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए अब धरती और आसमान का नया रूप सामने आ रहा है और आसमान से मॉन्स्टर्स की बारिश हो रही है। मैं इस तबाही को देखकर बहुत खुश था क्योंकि मुझे वो मजा आ रहा था जो आज तक नहीं आया। पर मतलब जैसे मैं इस तबाही के मजे लेने वाला था तभी अचानक पूरब से एक बहुत ही खतरनाक जादुई पावर का झटका आया। चाउमा आगे बोला, वो झटका इतना खतरनाक था कि मुझे खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी जादुई सील का यूज करना पड़ा। उसने वो जादुई हमला सीधे तैन पर आजमाया और
अपने तैन ने बड़े आराम से उस पावर को हवा में उड़ा दिया। चाओनमा तैन की इस ताकत को देखकर पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। वो बोला, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने देखा कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा था, यानी तुमने समय को पीछे मोड़कर सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। ये पक्का किसी उस्ताद का ही काम था। इसलिए मेरा शिकारी दिमाग जाग उठा और मैं सीधे पानी पर चलकर 7 समंदर पार करके तुमसे मुकाबला करने आ गया। यहाँ युन्या ने फिर से मनहुआ का लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिया। वो बोली, अरे भाई 7 समंदर पार करने वाली बात तो साइड में रखो, पर ये चाइनीज बंदा इतनी साफ कोरियन भाषा कैसे बोल रहा है? तैन ने झल्लाकर कहा, यार तुम फिर से बीच में लॉजिक लेकर आ गई। मनहुआ में इतना दिमाग नहीं लगाते, जो चल रहा है उसे चलने दो। तभी चाओनमा चिल्लाया, ओए पूरब के छुपे रुस्तम उस्ताद, अब मैं तुम्हारा गेम ओवर करने आया हूँ। तैन खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह भाई, इसे कहते हैं असली हेवनली डेमन, कितना खतरनाक स्टाइल है। चाओनमा पागलों की तरह हंसते हुए बोला, चलो अब जरा मुकाबला शुरू करते हैं। पर दोनों लड़कियां मन ही मन सोच रही थी कि यार इस मुसीबत से अब कौन टकराए। चाओनमा ने अपनी पूरी ताकत समेटी और तैन पर हेवनली ड्रैगन पाम नाम का एक भयंकर जादुई धमाका कर दिया। चारों तरफ एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और भाई अपना तैन सीधे उसके पीछे प्रकट हो गया और एकदम भारी आवाज में स्टाइल मारते हुए बोला, बहुत स्लो है भाई। चाओनमा ने झटके से मुड़कर देखा कि ये क्या जादूगिरी है। तैन मुस्कुराते हुए बोला, यार मेरा बचपन से सपना था कि मैं किसी विलेन के पीछे अचानक प्रकट होकर एकदम भारी आवाज में बोलूं। धप्पा। आज वो सपना पूरा हो गया। तैन ने आगे कहा कि वो अपनी पावर्स जगाने के बाद बस ये देखना चाहता था कि ये हेवनली डेमन कितना पानी में है, क्योंकि इसकी तकनीक देखने में बड़ी धांसू थी। चाओनमा को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना मुंह घुमा लिया। वो बोला, मेरा इस लड़ाई से मन भर गया है, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का गेम ओवर करूं। यहाँ आना ही टाइम वेस्ट था। नीचे से अपना बर्गर बंस बना किम जिन चिल्लाया, अरे ओ अंकल बहाने मत बनाओ, तुम्हारा जादू फुस हो गया इसलिए पतली गली पकड़ रहे हो। चाओनमा ने कोरिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इसी को कोरिया कहते हैं, जहाँ एक मामूली सा लड़का रखवाला बना बैठा है? इस देश का तो भगवान ही मालिक है। ये सुनते ही तैन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हेवनली डेमन को चेतावनी देते हुए कहा, अरे ओ बाबा, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर ये सिर्फ कोई आम देश नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। तैन की आवाज में ऐसा भयंकर प्रेशर था कि चाओनमा तुरंत 2 कदम पीछे हट गया, यानी उसे तैन की जादुई मौजूदगी का अंदाज तक नहीं लग रहा था। डर के मारे उसने फिर से तैन पर एक जादुई पंच हवा में लहरा दिया और तैन आराम से खड़ा होकर उस हमले को देखता रहा। तैन ने बस एक मामूली पत्थर से उस खतरनाक हमले को हवा में ही डिफ्लेक्ट कर दिया, पर चाओनमा ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जादुई एनर्जी से, यानी एक स्पेस वाले मजबूत पिंजरे में तैन को कैद कर दिया। युन्या डर के मारे चीखने लगी। चाओनमा चौड़े होकर बोला, ये मेरी सदियों की साधना है जो पूरे स्पेस को दबा देती है। पर भाई, तैन ने जरा सा हाथ पैर हिलाया और उस जादुई पिंजरे के शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने अनवाई लेते हुए कहा, वाह भाई, बड़ा ताजा महसूस हो रहा है। चाओनमा का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। तैन ने हंसते हुए कहा, माना तुम्हारी ये तकनीक थोड़ी इरिटेटिंग थी, पर देखने में बड़ी कड़क थी। एक काम करो भाई, अब से तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। तैन का ये ऑफर सुनकर सब चौंक गए। चाओनमा गुस्से में बोला, मैंने सदियों तक तपस्या करके ये जादुई कला सीखी है, पर इस लड़के पर मेरा एक भी वार नहीं चला। मैं इस पूरी कायनात का नंबर 1 योद्धा हूँ और तुम जैसे बच्चे से हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। तैन ने मुस्कुराते हुए कहा, नंबर 1 योद्धा, चलो मुझे एक और मजेदार आइडिया आया है। तैन ने चाओनमा से कहा, अब तुम्हारी इस नॉर्मल जिंदगी का चैप्टर क्लोज होने वाला है भाई। और ये बोलते ही उसने अपना रूप बदलने वाला जादू एक्टिवेट कर दिया। किम जिन नीचे से हैरान होकर चिल्लाया, अरे भाई तैन, अब तुम इसके साथ क्या नया कबाड़ा करने वाले हो? वो जादुई धुआं सीधे चाओनमा से टकराया। वो घबराकर चिल्लाया, ये क्या घटिया ट्रिक है भाई? पर तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आवाज और उसका पूरा हुलिया बिल्कुल बदल चुका है, यानी वो एक लड़की बन चुका था। ये देखकर टीम का हर बंदा पूरी तरह सन्न रह गया। तैन ने मुस्कुराकर ताली बजाई और बोला, लो भाई चाओनमा, अब तुम इस पूरी कायनात के नंबर 1 योद्धा नहीं बल्कि नंबर 1 युद्धी लड़की बन चुकी हो। चाओनमा ने गुस्से में अपनी नई लड़की वाली आवाज में चीखते हुए पूछा, इस दुष्ट लड़के ने मेरे साथ ये क्या कबाड़ा कर दिया? युन्या भी अपना सिर पकड़कर तैन पर चिल्लाई, तैन तुम सच में एकदम अतरंगी खोपड़ी के इंसान हो। पर अपने तैन ने मजे लेते हुए कहा, अरे यार, मजे के लिए किसी धाकड़ कैरेक्टर का जेंडर बदल देना तो मनवा का बहुत पुराना और क्लासिक स्टाइल है, पर पता नहीं क्यों आजकल के राइटर इस मजेदार आइडिया को भूलते जा रहे हैं। युन्या ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर तैन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बस बहन शांत हो जाओ। मनवा के नियम के मुताबिक साइड कैरेक्टर्स को 3 लाइन से ज्यादा बोलने की परमिशन नहीं होती। चाओनमा गुस्से में पैर पटकती हुई तैन की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे अभी के अभी पहले जैसा नॉर्मल इंसान बनाओ। तैन ने बिना डरे सीधे उसके सिर पर एक मजेदार एनीमे स्टाइल वाली चंपत लगा दी, मतलब एक हल्का सा टकोरा मार दिया। वो बोला, लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने ठीक से समझाया नहीं है, इस रूप में तुम ज्यादा शांत लगोगी। अगर आगे से ऐसी ड्रामेबाजी की तो इससे भी तगड़ा कोरा पड़ेगा। युन्या फिर से बीच में कूद पड़ी और शिकायत करने लगी, अरे यार, तुम एक लड़की को ऐसे चंपत लगा रहे हो और धमका रहे हो, तुम सच में बहुत बेकार इंसान हो। तैन ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए खुशी से कहा, चलो भाई, इसी के साथ हमारी टीम में एक और नया मेंबर शामिल हो गया। चाओनमा बेबसी से अपनी नई आवाज में सोच रही थी कि क्या वो सच में कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी और अब उसे इस टीम की नुन यानी एक शांत जादुई सपोर्टर बनकर रहना पड़ेगा। तैन ने हवा में हाथ झाड़ते हुए कहा, चलो भाई लोग और बहनों, अब सब शरीफ बनकर रहो और आसपास के मॉन्स्टर्स का गेम ओवर करो। ये सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये बोलते ही उसने अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर दबाई और पूरी दुनिया को अकेले ही तबाही से बचाने के लिए वहां से गायब हो गया। अब पीछे बची वो दोनों लड़कियां और बर्गर बना किम जिन बस आसमान को ताकते हुए यही सोच रहे थे कि भाई अब हम इस मलबे में क्या करें। उधर उसी समय अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के इमरजेंसी रूम में एक बेहद गंभीर मीटिंग चल रही थी। वहां के बड़े बड़े अधिकारी बहस के अंदर बहस कर रहे थे कि अब फालतू बहस करने का टाइम नहीं बचा है, पूरी इंसानियत का गेम ओवर होने वाला है, हमें तुरंत कोई बड़ा
बड़ा और कड़ा फैसला लेना होगा। प्रेसिडेंट ने परेशान होकर पूछा, क्या हमें अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का यूज कर देना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपने ही इलाके को उड़ाना पड़े। तभी वहाँ के रक्षा मंत्री ने भारी मन से कहा, सर चाहे हम अपनी सारी फौज, मिसाइलें या केमिकल हथियार लगा दें, पर एक बार जब ये जादुई दरवाजा यानी पोर्टल खुल गया तो इन मॉन्स्टर्स की बाढ़ को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। प्रेसिडेंट ने गुस्से में टेबल पे हाथ मारा और इस पूरी आफत को कोसने लगे। वो बोले, काश ये बम उन जादुई पोर्टल्स का कबाड़ा कर पाते। तभी अचानक उनके बीच में से एक अनजान आवाज आई, अरे प्रेसिडेंट साहब टेंशन मत लो, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। प्रेसिडेंट चौंक कर बोले, तुम कौन हो भाई? तो अपने ताइन ने फुल स्वैग में एंट्री मारते हुए कहा, मैं हूँ कोरिया का वही अतरंगी लड़का और पूरी दुनिया का रक्षक। टेबल पर बैठे सभी लोग सन्न रह गए, पर अगले ही पल वो चिल्लाए, ये यहाँ कैसे घुस आया, और तुरंत अपनी बंदूकें ताइन पर तान दी। ताइन ने आराम से कहा, अरे भाई पहले मेरी बात तो सुनो। एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, अपने हाथ सिर के ऊपर रखो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ताइन ने कहा, यार ये तो काफी मुसीबत वाली बात लग रही है। बाकी लोग चिल्लाने लगे, ये अचानक कहाँ से टपक पड़ा, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। लेकिन प्रेसिडेंट ने सबको शांत रहने का इशारा किया। तभी कुछ गार्ड्स ने ताइन को काबू में करने की कोशिश की और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पर भाई ताइन का रिएक्शन तो देखो, उसने बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और सारी गोलियों को हवा में ही स्टैचू बना दिया, यानी वहीं की वहीं रोक दिया। इसके बाद वो हंसते हुए बोला, चलो भाई अब इस करिश्मे के बाद तो तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना ही पड़ेगा। एक काम करो, अपने ये सारे न्यूक्लियर हथियार मुझे सौंप दो। प्रेसिडेंट ने कहा, अरे ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो अपने ताइन ने अपनी मास मैनिपुलेशन यानी सबको कंट्रोल करने वाली जादुई पावर चलाई और कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपने काबू में कर लिया। वो सब कठपुतली की तरह ताइन के इशारों पर नाचने लगे। प्रेसिडेंट ने तुरंत फोन उठाया और नासा समेत अपनी सभी यूनिट्स को कोड 389 का ऑर्डर दे दिया कि तुरंत सारे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिए जाएं। वहां के लोग इस अजीब ऑर्डर से डर तो रहे थे, पर दिमाग कंट्रोल में होने की वजह से उन्होंने चुपचाप बात मान ली। पलक झपकते ही आसमान में मिसाइलों की बाढ़ आ गई, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल था। मतलब उस वक्त करीब 8000 मिसाइलें एक साथ लॉन्च की गई। अब अपने हीरो ने एक्शन में आते हुए अपनी इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ वाली पावर एक्टिवेट की। उसने हवा में एक बहुत बड़ा जादुई हाथ बनाकर उन सभी हथियारों को एक साथ दबोच लिया। इसके बाद उसने अपनी रेप्लिकेट यानी चीजों को डबल ट्रिपल करने वाली स्किल चलाई, जिससे वो सारी मिसाइलें पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई। ताइन ने कड़क अंदाज में आर्डर दिया कि एक भी मिसाइल छूटनी नहीं चाहिए और उन सबको सीधे उस जादुई पोर्टल की तरफ मोड़ दिया। अब वो हजारों न्यूक्लियर मिसाइलें आसमान को चीरती हुई सीधे मॉन्स्टर्स के गढ़ की तरफ बढ़ने लगी और अपना ताइन फुल विक्ट्री वाले एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए इस तबाही के मजे लेने लगा। उधर उसी समय मॉस्को के सुप्रीम काउंसिल में पूरी तरह हड़कंप मच गया। वहां के बड़े बड़े अधिकारी स्क्रीन देखकर चिल्लाने लगे कि भाई अमेरिका ने पागलों की तरह अपने सारे न्यूक्लियर बम लॉन्च कर दिए हैं, हमें भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जवाबी हमला करना होगा। मतलब वो रेड बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक अपना ताइन वहां प्रकट हो गया और बड़े आराम से बोला, अरे अश्विन भाइयों जरा ठंडे हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां के गार्ड्स ने बिना सोचे समझे सीधे ताइन की तरफ गोलियों की बरसात कर दी, पर भाई ताइन ने एक बार फिर हवा में हाथ हिलाकर सारी गोलियों को स्टैचू बना दिया। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी आंखें मलने लगे कि अचानक क्या जादूगरी हो गई। दूसरी तरफ वापस अमेरिका में रक्षा मंत्री भागते हुए प्रेसिडेंट के पास आए और बड़ी खुशखबरी दी कि सर आसमान के सारे जादुई पोर्टल्स का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। तभी ताइन अचानक वहां भी प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, देखा प्रेसिडेंट साहब, तुम्हारे भाई ने पूरी दुनिया को बचा लिया, और हाँ मुझ पर भरोसा करने और वो सारे बम लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रेसिडेंट हैरान होकर सोचने लगे कि इस लड़के ने ये सब आखिर किया कैसे। लाइन ने उन्हें मानवा वाले अंदाज में समझाते हुए कहा कि अरे टेंशन मत लो, उन न्यूक्लियर बमों का अपनी असली दुनिया पर रत्ती भर भी बुरा असर नहीं पड़ा, यानी वो सारे बम सीधे उन जादुई पोर्टल्स के अंदर जाकर फटे हैं और उसी धमाके के साथ वो सारे जादुई दरवाजे हमेशा के लिए गायब हो गए। ये सुनते ही रूम में बैठे सभी बड़े बड़े अधिकारियों की जान में जान आई और सब इस कोरियन हीरो की जय जयकार करने लगे। ताइन ने उन्हें जाते जाते एक छोटी सी चेतावनी दी और बोला, देखो भाई पोर्टल्स तो बंद हो गए, पर बाहर अभी भी कुछ बचे खुचे मॉन्स्टर्स कबाड़ा कर रहे हैं, तो तुम लोग अपना बेस्ट देना और उन्हें संभाल लेना। और ये बोलते ही उसने अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर यूज की और अमेरिका वालों को गुड लक बोलकर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। इधर कोरिया में चाउन मा जो अब लड़की बन चुकी है ने एक मॉन्स्टर को हवा में उड़ती हुई जबरदस्त लात मारकर गिरा दिया। ताइन ने वहां पहुंचकर उसकी तारीफ की और बोला, वाह मेरी प्यारी योद्धा, तुम तो इस रूप में भी कमाल कर रही हो। दोनों लड़कियों ने जैसे ही ताइन को देखा युन्या गुस्से में चिल्लाई, अरे ताइन तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग यहाँ कितनी बार बाल बाल बचे हैं। और तभी अचानक आसमान में मिसाइलों की बाढ़ गई और सारे जादुई पोर्टल्स ब्लास्ट हो गए। सच सच बताओ ये सब तुम्हारी कलाकारी थी ना? ताइन ने फुल स्वैग में जवाब दिया, हाँ भाई तुम्हारे भाई का ही जलवा था, और देखो अपना किम जिन भी बर्गर बंस बनकर बढ़िया काम संभाल रहा है। ताइन ने आगे कहा, पर यार अपनी टीम में अभी भी एक टैंक यानी भारी भरकम रक्षक की कमी है जो आगे रहकर दुश्मनों के हमले झेले। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी उनके ठीक पीछे एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। धूल का ऐसा गुबार उड़ा कि दोनों लड़कियों को अपना चेहरा छुपाना पड़ा। जब धूल साफ हुई तो वहां आसमान से उतरी एक शक्तिशाली देवी यानी कॉन्स्टलेशन प्रकट हुई। तो भाई लोग अगर तुम लोग इस कॉन्स्टलेशन नाम को सुनकर चकरा रहे हो कि ये क्या नया बवाल है, तो शॉर्ट में समझो कि ये अंतरिक्ष के वो अमर और पावरफुल गॉड लेवल कैरेक्टर्स हैं जो हमारी धरती को एक वीडियो गेम समझते हैं। ये ऊपर बैठकर आराम से इंसानों की लड़ाई का मजा लेते हैं और जो हंटर इन्हें पसंद आ जाए उसे अपनी जादुई पावर्स की भीख यानी वरदान दे देते हैं।
उस शक्तिशाली देवी ने कड़क आवाज में कहा, इस धरती के एक मामूली इंसान ने अपनी जादुई ताकतों से पूरे ब्रह्मांड के कायदे कानून को हिलाकर रख दिया है। मैं, इंसाफ की देवी यूरी, अब इंसाफ के नाम पर इसका न्याय करूंगी। पूरी टीम इस नई मुसीबत को देखकर हैरान थी, पर अपने तयन के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो भाई, अपनी टीम के लिए परफेक्ट टैंक मिल गया। चावन माँ ने तयन से कहा, मुझे इस देवी के अंदर एक असली उस्ताद की भयंकर जादुई पावर महसूस हो रही है। तयन ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और चुपके से सिस्टम से पूछा कि देवताओं के बारे में क्या सीन चल रहा है। तभी तयन को याद आया कि उसने तो सारे कॉन्स्टलेशंस को ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। तो उसने बात संभालते हुए देवी से झूठ बोला, अरे देवी जी, वो असल में एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। मुझे अब देवताओं से कोई नफरत वफरत नहीं है। मैं तो बस धरती पर आए इन मॉन्स्टर्स का सुपड़ा साफ करने में थोड़ा बिजी था। इस पर यूरी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, यही तो तुम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस महातबाही में तुम इंसानों ने अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया है। तुम्हारी तरफ से कोई बलिदान ही नहीं हुआ और यह सब तुम्हारी इस ओवर पावर ताकतों की गलती है। तयन ने आंखें तान कर पूछा, क्या मतलब इंसानों ने नुकसान नहीं उठाया? ये जो अचानक आसमान में जादुई दरवाजे खुले, पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स की बाढ़ आ गई और इतने सारे लोगों की जान आफत में पड़ गई, ये सब तुम कॉन्स्टलेशंस यानी देवताओं का ही तो रचा हुआ खेल है ना? यूरी ने बिना किसी शर्म के हाँ में सिर हिला दिया। और तभी तयन के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकी और ऐलान हुआ कि अब इस दुनिया का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ रहस्य सामने आने वाला है। देवी यूरी पूरे एटीट्यूड में ज्ञान पेलना शुरू करती है कि ब्रह्मांड का हर जीव एक खास एनर्जी बनाता है जिसे ये देवता एंट्रोपी कहते हैं, और ऊपर बैठे देवताओं को जिंदा रहने के लिए इसी एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब प्रजाति जितनी बुद्धिमान और ताकतवर होगी, इन देवताओं को उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए ये इंसानों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे पोर्टल्स और मुसीबतें भेजते हैं ताकि लोग लड़कर और मजबूत बने, और जो प्रजाति टिक नहीं पाती उसका गेम ओवर करके ये नई और बेहतर प्रजाति बनाने का मटेरियल ढूंढते हैं। और इस बार तयन ने अकेले ही पूरे ट्यूटोरियल राउंड की वाट लगा दी, जिससे बाकी इंसानों को मजबूत होने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से तयन ने सारे देवताओं को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, जिससे ऊपर अंतरिक्ष की कमेटी में भारी बवाल चल रहा था। इसीलिए वो देवी खुद धरती पर तयन का न्याय करने आई है। तयन को ये सब सुनकर हंसी आ जाती है। वो कहता है कि क्या बकवास है यार, अचानक फंतासी मनवा से कहानी सीधे साइंस फिक्शन में बदल गई। युन या भी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या अजीब बातें चल रही हैं। तयन तुरंत अपने बर्गर बंस बने साथी किमजिन को आवाज देता है और बोलता है ओए किमजिन, जरा इस देवी के लंबे चौड़े भाषण को मानवा पढ़ने वालों के लिए सिर्फ 3 लाइनों में शॉर्टकट में समझाओ तो। बर्गर बना किमजिन हवा में उछलकर बोलता है, हाँ भाई, जो लोग लंबी कहानी स्किप करके सीधे काम की बात पर आते हैं वो यहाँ से सुने। पहला पॉइंट, ये देवता हमारी एनर्जी चुराते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्होंने मजे के लिए पोर्टल्स खोलकर धरती पर तबाही मचाई। तीसरा पॉइंट, अपने तयन भाई ने बीच में टांग अड़ाकर इन देवताओं का दिमाग खराब कर दिया। तयन कहता है कि भाई, ये सब सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये ऊपर बैठे देवता पूरी तरह से सड़के हुए हैं। लेला गुस्से में आगे बढ़ती है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, पर अपनी लड़की बनी चावन माँ उसे रोकते हुए चेतावनी देती है कि रुक जाओ बहन, ये अपने लेवल की लड़ाई नहीं है, इसमें हम बीच में नहीं पड़ सकते। अब तयन फुल एक्शन मोड में आता है और अपनी वॉइड इमरजेंस वाली पावर एक्टिवेट करता है, यानी वो पूरे स्पेस को समेटकर एक खतरनाक जादुई तलवार का रूप दे देता है। वो यूरी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, लो देवी जी, अब मेरा ये प्रसाद चखो। तयन को वैसे भी इन देवताओं का लाइव स्ट्रीम वाला ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी तलवार वाली स्पेशल स्किल एक्टिवेट होती है और वो यूरी पर एक के बाद एक दर्जनों जादुई कट्स मारता है। देवी भी अपनी तलवार निकालती है और बड़े आराम से तयन के सारे वार हवा में ही ब्लॉक कर देती है। तयन का दिमाग घूम जाता है। मतलब उसकी ये तलवार ऐसी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज का अस्तित्व ही मिटा देती है, पर इस देवी ने इसे इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? वो देवी मुस्कुराकर बोलती है, धरती के रखवाले, तुम मेरे सामने अभी बहुत बच्चे हो, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। तयन जमीन पर लैंड करता है और पूछता है, अच्छा क्या सच में ऐसा है? और ये बोलते ही वो अपनी सबसे भयंकर पावर प्लानेटरी एक्सप्लोजन यानी सीधे ग्रहों को हिलाने वाली जादुई स्किल एक्टिवेट कर देता है। उस हमले की भयंकर चमक से यूरी का चेहरा चमक उठता है और वो ब्लास्ट सीधे आसमान और वायुमंडल को चीरता हुआ सामने की हर एक चीज का नमो निशान मिटा देता है। पर भाई, जब धुआं हटता है तो यूरी बड़े आराम से खड़ी होती है और मुस्कुराकर कमेंट करती है, हूँ, बुरा नहीं था, लड़के में दम तो है। अब तयन सोचता है कि सीधे हमले से काम नहीं चलेगा, उसे मल्टीकास्टिंग यानी एक साथ कई सारे जादू एक के ऊपर एक चलाने होंगे। वो देवी को ललकारते हुए कहता है कि आओ देवी जी, आगे बढ़ो, अब हम दोनों मिलकर मनवा के रीडर्स के लिए एकदम कड़क और हाई लेवल का एक्शन सीन बनाएंगे। पर तभी अचानक एक गड़बड़ हो जाती है। तयन का हाथ हवा में ही गायब हो जाता है। तयन को पल भर में इस बात का एहसास होता है और वो दर्द से चीख उठता है क्योंकि उसका पूरा हाथ वहां से गायब हो चुका था। यूरी बड़े आराम से उससे कहती है कि चुपचाप मेरी सजा को स्वीकार कर लो लड़के, इसी में भलाई है। पर तयन हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपनी टाइम रिवर्सल यानी समय को पीछे मोड़ने वाली पावर एक्टिवेट करता है। वो चिल्लाता है कि हाथ गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार समय को पीछे ले जा सकता हूँ। मैं तब तक पीछे जाता रहूंगा जब तक मैं इस देवी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाऊं। पर तभी उसे एक और भयंकर झटका लगता है, मतलब समय तो पीछे चला जाता है पर यूरी अपनी जगह पर जमी रहती है। वो समय के साथ फ्रीज नहीं होती। देवी उसे समझाती है कि जितने भी ऊपर बैठे कॉन्स्टलेशंस और अंतरिक्ष के देवता हैं, उन पर समय और स्पेस के बदलने का कोई असर नहीं पड़ता। समय पीछे मुड़ने की वजह से तयन सीधे उस सीन में वापस पहुंच जाता है जहां चावन माँ ने उसे एक असली उस्ताद कहा था। तयन वहां पहुंचते ही हाफते हुए अपनी पूरी टीम से कहता है कि ओए सब के सब शांत हो जाओ और अपनी जगह पर रुक जाओ। ये जो देवी आई है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो अपना सिर पकड़कर मानवा के राइटर को रोस्ट करते हुए सोचता है कि यार राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने कहानी के बीच में ही ऐसा बिना लॉजिक वाला सबसे ताकतवर कैरेक्टर घुसा दिया। यूरी फिर से वहां प्रकट होती है
और कहती है कि मैं अब तुम्हारे इस बचपने को और नहीं झेल सकता, तुम्हें मेरी सजा माननी ही होगी। तैन चिढ़कर पूछता है कि आखिर तुम किस सजा की बात कर रही हो। तभी यूरी अपने हाथ में एक जादुई चीज प्रकट करती है, जिसे देखकर तैन तुरंत पहचान जाता है कि ये इंसाफ का तराजू है। देवी समझाती है कि इस तराजू के दोनों तरफ जो भी चीज रखी जाती है, ब्रह्मांड के कड़े कानून उसके वजन का हिसाब लगाते हैं। तैन इस लंबी चौड़ी बकवास से पूरी तरह पक जाता है, तो यूरी उसे सीधे मतलब की बात समझाने के लिए कहती है कि चलो मैं तुम्हें लाइव दिखाती हूँ कि तुम्हारे जिंदा रहने से इस ब्रह्मांड को क्या फायदा हुआ है और तुम इस पूरे ब्रह्मांड के कायदे कानून के लिए कितना बड़ा खतरा हो। देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। तैन पूछता है कि कौन सी साइड किस चीज को दिखा रही है। यूरी जैसे ही तराजू की तरफ देखती है तो तराजू का पलड़ा सीधे खतरे वाली तरफ झुक जाता है। वो तैन को चेतावनी देते हुए बोलती है कि देखा लड़के, तुम इस पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हो और इस इंसाफ के तराजू का फैसला ही परम सत्य है, इसलिए इसके मुताबिक अब मुझे तुम्हारा चैप्टर यहीं क्लोज करना होगा। तैन एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक वाली मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि अच्छा, यानी ये तराजू दुनिया की किसी भी समस्या का इंसाफ कर सकता है। तो देवी जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सुझाव है। यूरी ने पूरे रौब से कहा, मतलब अंतरिक्ष के देवताओं के हिसाब से इंसानों के ये छोटे मोटे मामले बिल्कुल फालतू और बेकार थे। तैन ने मुस्कुराकर कहा कि चलो जाने से पहले तुम अपने इस चमत्कारी तराजू पर तौलकर इंसानियत की सबसे बड़ी समस्या का हल कर दो। देवी ने भी चौड़े होकर कहा कि मैं न्याय की देवी हूँ, ऐसी किसी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती। बताओ तुम्हें किस चीज का वजन नापना है। जून या अपना सिर पकड़कर सोचने लगी कि यार ये लड़का इस खतरनाक सिचुएशन में क्या बकवास कर रहा है, पर तैन ने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मजा आने वाला है। मतलब वो ब्रह्मांड के इस तराजू वाले अनोखे गेम को खेलने का मौका छोड़ना ही नहीं चाहता था। फिर उसने देवी से सीधे पूछा, आप बस ये बता दो कि इन दोनों मनहावा में से कौन सी पढ़ने में ज्यादा मजेदार है, द स्टिक रीइंफोर्स्ड 99 टाइम्स या फिर व्हाट कैन आई डू अलोन। तैन का ये अजीब सवाल सुनकर देवी यूरी के साथ साथ बाकी दोनों लड़कियां भी सन्न रह गई। मतलब वो बर्गर बना के जिन भी कुछ समझ नहीं पाया कि भाई ये क्या चल रहा है। देवी ने चकरा कर पूछा, तुमने क्या कहा। तैन ने अपना सवाल फिर दोहराया कि भाई दोनों मनहावा में से कौन सी बेस्ट है। यूनिया ने हैरान होकर पूछा कि ये कौन सी बलाओं के नाम ले रहे हो। तो तैन बोला, क्या तुम्हें इन मशहूर वेबटून्स के बारे में नहीं पता। एक काम करो, तुम अपना ये खाली दिमाग मुझे बेच दो। यूनिया चिढ़कर बोली, दिमाग कोई बेचने की चीज है क्या। तैन ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी किसी जादुई पावर से तुम्हारी यादें ही मिटा दूंगा। किम जिन ने नीचे से देवी को आवाज दी कि देवी जी, आप इस तैन की बातों को बिल्कुल इग्नोर करो। ये दिन रात मनहावा पढ़ने के चक्कर में पूरी तरह सटक चुका है, पर यूरी को तो पता ही नहीं था कि मनहावा होती क्या चीज है। तैन ने उसे समझाया कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे मजेदार चीज है, पर देवी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा कि हम देवता मजे जैसी छोटी और फालतू भावनाओं का न्याय नहीं करते। तैन ने तुरंत पलटकर ताना मारा कि माना तुम अंतरिक्ष की देवी हो पर तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ मजे से बढ़कर कुछ नहीं है। खैर, तैन ने बात को थोड़ा सीरियस मोड पे लाते हुए कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। यूरी सोचने लगी कि इस लड़के का मूड अचानक इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तैन ने आगे कहा कि तुम खुद को इंसाफ की देवी कहती हो जो ब्रह्मांड के कायदे कानून को संभालती है। यूरी ने रौब से कहा, हाँ, क्योंकि अगर ये कानून टूटा तो इसके जो खतरनाक नतीजे होंगे उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सका। तैन ने सीधे नहले पर दहला मारते हुए कहा, तो मतलब तुम्हारी खुद की लॉजिक के हिसाब से तुम मेरा सिर्फ इसलिए गेम ओवर करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें उन नतीजों से डर लग रहा है जिनका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। ये कैसा इंसाफ है भाई। यूरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल सन्न रह गई। तैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तुम पक्का ये घिसा पेटा डायलॉग मारोगी कि बड़ी भलाई के लिए छोटे मोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं, पर अंतरिक्ष के हिसाब से ब्रह्मांड के कानून की बातें करना ही अपने आप में पक्षपात है, खासकर इस इंसाफ के तराजू पर। ये सब ऊपर बैठे देवताओं के लिए सही हो सकता है, पर हम इंसानों के नजरिए से ये पूरी तरह नाइंसाफी है। यूरी ने गुस्से में तैन की तरफ देखा और बोली, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम खुद इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा जरूरी हो। तैन ने सीधे सीधे समझाया कि अंतरिक्ष के नजरिए से उसे जबरदस्ती खुद का नुकसान उठाने के लिए मजबूर करना सरासर नाइंसाफी है। मतलब असली न्याय तो वो है दोनों पक्षों के लिए सही हो। देवी यूरी ने तैन की बात को टेस्ट करने के लिए तराजू पर 2 जादुई वजन प्रकट किए और भाई देखते ही देखते वो इंसाफ का तराजू सीधे नाइंसाफी यानी गलत वाली तरफ झुक गया। यून यह हैरान होकर पूछती है कि अरे ये अचानक क्या हुआ। तैन बड़े आराम से जवाब देता है कि रिजल्ट एकदम साफ है बहन। वो देवी भी इस फैसले को देखकर पूरी तरह भौचक्की रह गई। तैन ने आंखें चमकाते हुए पूछा, तो देवी जी, क्या अब भी आप मुझे ब्रह्मांड के लिए खतरा मानकर मेरी पावर्स को ब्लॉक करना चाहेंगी। यूरी ने भारी मन से माना कि हाँ, तैन अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है और उसके साथ सच में नाइंसाफी हो रही थी। ये देखकर लीला मुस्कुराई और बोली, तैन भाई तो सच में बहुत दिमागदार है। उधर यूनिया का दिमाग अभी भी गोल गोल घूम रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तैन ने उसे समझाते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब यह है कि न्याय की परिभाषा देखने वाले के नजरिए के हिसाब से बदल जाती है। फिर तैन ने इंसाफ की देवी के सामने एक बहुत ही मजेदार ऑफर रखा। वो बोला, देवी जी, अगर आपको इतनी चिंता है कि मैं ब्रह्मांड का कानून तोड़ दूंगा तो एक काम करो ना, आप खुद मेरे साथ रहकर 24 घंटे मुझ पर नजर रखो। मेरा वैसे भी इस ब्रह्मांड के सिस्टम में गड़बड़ करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो बस गुस्सा तड़ाया जब मुझे पता चला कि ऊपर बैठे देवताओं ने मजे के लिए इंसानों पर हमला किया है, और वैसे भी कमजोरों की मदद करना तो आपका फर्ज है ना। यूरी को तैन की ये बात बहुत ही लॉजिकल और दिमागदार लगी। वो तुरंत मान गई और बोली, तुम्हारी बात में दम है लड़के, मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अपनी लड़की बनी चाउन माँ मन ही मन सोचने लगी कि मानना पड़ेगा भाई, इस लड़के ने सिर्फ अपनी बातों के जाल से अंतरिक्ष की इतनी बड़ी देवी को ही अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसे
कहते हैं असली लीडर। पर तईन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, देव जी एक आखिरी बात और बता दो, क्या तुम देवताओं का धरती पर जादुई दरवाजे खोलना और मासूम इंसानों का गेम ओवर करना न्याय के हिसाब से सही था? यूरी कुछ सेकंड के लिए बिना कुछ बोले तईन का मुंह ताकती रह गई। फिर उसने शर्मिंदा होकर नीचे देखा और तराजू पर 2 जादुई गोले रखे। इस बार तराजू का पलड़ा सीधे इंसानों की तरफ झुक गया, यानी देवताओं की हरकत पूरी तरह गलत। यूरी चुपचाप एक ठंडी सांस लेती है, जिससे तईन थोड़ा चिढ़ जाता है, पर अपनी गलती का एहसास होते ही वो देवी सीधे आसमान की तरफ उड़ जाती है और धरती के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है। वहां जाकर वो अपनी सबसे बड़ी जादुई पावर चलाती है, जिससे पूरी दुनिया में चल रही मॉन्स्टर्स की तबाही एक झटके में रुक जाती है। मतलब दुनिया के किसी कोने में एक हाथी जैसा विशाल मॉन्स्टर इंसानों को कुचलने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, पर वो अचानक वहीं रुक जाता है और इससे पहले कि इंसान पीछे मुड़कर देखते, वो मॉन्स्टर हवा में गायब हो चुका था। पूरी दुनिया से सारे के सारे मॉन्स्टर्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है। देवी यूरी ने अपनी सेक्रेट प्यूरिफिकेशन यानी पवित्र करने वाली जादुई पावर का इस्तेमाल पूरा किया। लीला ने नोटिस किया कि आसमान से एक ऐसी भयंकर चमकदार रोशनी निकली जिसने पल भर के लिए पूरी धरती के लोगों की आंखों को चौंधिया दिया। अपनी लड़की बनी चाओन माँ ने हैरान होकर कमेंट किया कि भाई धरती की सारी बुरी एनर्जी अचानक से हवा में गायब हो गई। तईन ने चौड़े होकर कहा कि भाई आखिर वो अंतरिक्ष की देवी है तो इतना जलवा तो बनता ही है। वैसे तईन के हिसाब से ये तो इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा मजेदार हिस्सा था। तईन मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि धरती तो बच ही गई थी, ऊपर से उसकी टीम में एक बेहद शक्तिशाली और कड़क मेंबर शामिल हो चुकी थी। तभी वहां एक नया कॉमेडी सीन शुरू हो जाता है। यूरी जैसे ही अपनी जगह खड़े खड़े अपनी लड़ाई वाली भारी भरकम ढाल और कवच उतारने लगती है तो उसकी इस हरकत पर टीम का हर बंदा एकदम से ब्लश करने लगता है, यानी सबके चेहरे लाल हो जाते हैं। तईन घबरा कर पूछता है कि अरे देवी जी ये आप क्या कर रही हो? यूरी बड़े आराम से जवाब देती है कि मैं तो बस अपना भारी कवच उतार रही हूँ क्योंकि अभी कोई लड़ाई नहीं चल रही है। तईन तुरंत अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जादुई पावर चलाता है और पलक झपकते ही देवी के लिए एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न कैजुअल कपड़ा तैयार कर देता है। तईन उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि भाई देवी इस नॉर्मल लुक में भी बड़ी सुंदर लग रही है, पर यूरी चकरा जाती है और सोचती है कि मैं ये जीरो डिफेंस यानी बिना किसी जादुई सुरक्षा वाले कपड़े क्यों पहन, और वो तुरंत उस नॉर्मल शर्ट को शरीर से हटाने की कोशिश करने लगती है ताकि अपना पुराना कवच वापस पहन सके। तईन उसे डांटते हुए रोकता है कि अरे देवी जी हाथ जोड़ता हूँ, इन कपड़ों को ऐसे ही शरीर पे पहने रखो, इंसानों की दुनिया के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं। यूरी मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम इंसान सच में मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो। तभी अचानक सिस्टम की स्क्रीन तईन के सामने प्रकट होती है और उसे मिस्टर अतरंगी खिलाड़ी कहते हुए ताना मारती है। सिस्टम बताता है कि ऊपर अंतरिक्ष में बैठे बाकी सारे देवता तुम्हारी इस हरकत से भयंकर गुस्से में है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि इस लड़के ने तो हमारी सबसे खास इंसाफ की देवी का ही पाला बदलवा दिया। तईन गुस्से में कहता है कि उन फालतू के देवताओं को जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, मैं खुद ऊपर आकर उन सबका गेम ओवर कर दूंगा। पर सिस्टम उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि भाई उन देवताओं के पास जाने से पहले टॉवर मास्टर यानी इस पूरी जादुई मीनार का असली मालिक तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। यूरी बताती है कि ऊपर देवताओं के बीच इस टॉवर मास्टर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मतलब सब कह रहे हैं कि इस मुसीबत की असली जड़ वही टॉवर मास्टर है जिसने तईन जैसे अतरंगी इंसान को बिना सोचे समझे इतनी खतरनाक पावर सौंप दी। सिस्टम आखिर में ऐलान करता है कि चलो तईन भाई अब मैं तुम्हें डायमेंशन ऑफ इटर्नल नाइट यानी हमेशा रहने वाली काली रात की रहस्यमय दुनिया में एस्कॉर्ट करता हूँ जहाँ टॉवर मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तईन ने सिस्टम को कड़क आवाज में चेतावनी दी कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं खुद चलकर उस टॉवर मास्टर से 2-4 बातें कर लेता हूँ। पर तभी तईन को याद आया कि भाई उसने अभी अभी इतनी धाका टीम बनाई है तो इन सबको अकेले छोड़कर जाना पूरी तरह से टाइम वेस्ट होगा। मतलब वो अपनी पूरी पलटन को इस नए बवाल में साथ घसीटने का फैसला करता है। ये सुनकर अपनी लड़की बनी चाओन माँ चिढ़कर बोली, अरे भाई तुम हमेशा अपने एक तरफा फैसलों से हमें मुसीबत में फंसा देते हो। लीला ने भी घबराकर पूछा कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तईन ने शरीफ बनने का नाटक किया और अपनी टीम से झूठ बोल दिया कि अरे मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, ये सिस्टम खुद ब खुद हम सबको टेलीपोर्ट कर रहा है। और उसने चुपके से सिस्टम से कहा कि भाई जल्दी से अपना जादुई दरवाजा खोलो। पलक झपकते ही एक तेज रोशनी पूरी टीम से टकराई और वो सब वहां से गायब हो गए। वो जादुई रोशनी उन सबको अंतरिक्ष की गहराइयों से होते हुए सीधे एक बेहद डरावने और विशाल महल के सामने ले जाकर पटक देती है। क्यूनिया ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा कि हम किस अजीब जगह पर आ गए। वहीं अपना गोल मटोल किम जिन अपना सिर पकड़कर बोला, यार मुझे तो भयंकर चक्कर आ रहे हैं। तईन ने आसपास का माहौल देखा और समझ गया कि यह पक्का उस परीक्षा वाले टावर का सबसे टॉप फ्लोर है यानी डायमेंशन ऑफ इटर्नल नाइट। तभी उस रहस्यमयी महल का मालिक यानी टॉवर मास्टर सामने आया। उसने तईन को इग्नोर करते हुए सीधे इंसाफ की देवी यूरी का स्वागत किया। वो बड़े ही अदब से बोला, देवी जी आपके जैसी महान शक्ति का मेरे इस टूटे फूटे महल में आना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि उसका नाम सुबुशी नोजो है जो इस पूरे जादुई टावर का मास्टर है। पर अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर तईन और बाकी इंसानों पर पड़ी उसका पूरा मूड खराब हो गया। वो गुस्से में दहाड़ा, तुम जैसे मामूली कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने इस पवित्र और जादुई जगह पर अपने कदम रखे। मैं अभी तुम सबका चैप्टर यहीं क्लोज कर दूंगा और तुम्हारी बोन मैरो का सूप बना दूंगा। और ये बोलते ही उसके शरीर से ऐसी भयंकर और डरावनी जादुई एनर्जी निकली कि तईन की पूरी टीम डर के मारे कांपने लगी। युन या डर के मारे अपनी मम्मी को याद करने लगी। तो अपना किम जिन रोते हुए बुदबुदाया, भाई मेरा गेम ओवर होने वाला है, काश आखिरी बार पेट भरकर बर्गर बंस खाने को मिल जाता। पर भाई अपने तईन का स्वैग तो देखो, वो इस खतरनाक सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा था। उसने खुश होकर कहा, वाह भाई इसे कहते हैं परफेक्ट माहौल।
हमारी पूरी टीम का ये पहला बॉस फाइट है, बिल्कुल एक धांसू आरपीजी गेम की तरह। अब तो सच में बहुत मजा आएगा। लेला ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच में इस भयंकर मॉन्स्टर से लड़ने की सोच रहे हो? वहीं यूनिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं लड़ना भाई, मुझे अपने घर जाना है। तई ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, अगर हम सब मिलकर टीम वर्क दिखाएंगे तो इस बॉस का गेम ओवर आराम से। तईन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुगुशी नूजो ने पलक झपकते ही हवा की स्पीड से आकर तईन की गर्दन दबोच ली। वो गुस्से में पागल होकर तईन का मुंह ताकते हुए चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत लड़के, तूने बिना एक भी फ्लोर की चढ़ाई किए सीधे शॉर्टकट टिकट यूज करके टॉवर के टॉप पर कदम कैसे रख दिया? तईन जमीन पर लेटे लेटे सोचने लगा कि क्या वह फिर से पिटने की पोजीशन में आ गया है। तभी सुगुशी नूजो ने उसे दोबारा जोर से जमीन पर पटका और गुस्से में चिल्लाया, तू हमारी और कितनी बेइज्जती करेगा लड़के? आज मैं तुझे तेरी असली कमियां बताता हूँ। तू एकदम अज्ञानी है, घमंडी है, चालाक है, मतलबी है और महाजिद्दी है। इसके अलावा तू गैर जिम्मेदार, बदतमीज और दुनिया भर की सारी बुराइयों की दुकान है। तईन मन ही मन सोचने लगा कि भाई ये विलेन कितनी देर तक रोता रहेगा और अपनी शिकायतें पेलता रहेगा। पर तभी सुगुशी बोला, और सबसे बड़ी बात, तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और उसने तईन पर अपनी जादुई एनर्जी का एक जबरदस्त वार किया। इस बार वो शॉकवेव सीधे हमारे हीरो को लगी और तईन सच में दर्द से करा उठा। मतलब उसे पहली बार काफी तगड़ा डैमेज पड़ा था। सुगुशी पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, जो दर्द तुझे टॉवर के सारे फ्लोर्स चढ़ते समय मिलना चाहिए था, वो सारा दर्द मैं तुझे आज एक साथ दूंगा और इसका पूरा हिसाब करूंगा। ये देखकर टीम की दोनों लड़कियां पूरी तरह शॉक रह गईं। टॉवर मास्टर ने बाकी टीम की तरफ घूरते हुए कहा, मुझे तुम लोगों के लिए भी तरस आ रहा है, क्योंकि इस लड़के के चक्कर में आज तुम सबका भी चैप्टर यहीं क्लोज होने वाला है। तभी अपनी लड़की बनी चाउन माँ ने दहाड़ते हुए चेतावनी दी, अरे वो बूढ़े, हमारा चैप्टर छोड़, पहले ये सोच कि तू खुद नर्क कैसे जाएगा। और पलक झपकते ही वो टॉवर मास्टर के पीछे प्रकट हुई और अपनी सेलेस्टियल डेमन डिस्ट्रक्शन सील नाम की खतरनाक मार्शल आर्ट्स तकनीक से उस पर हमला कर दिया। वो वार सीधे सुगुशी को लगा और उसने एक झटके में उस भयंकर हमले को हवा में ही डिफेक्ट कर दिया। वो बोला, माना ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है, पर तुम जैसी मामूली कैरेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेहतर होगा कि तुम उस अतरंगी लड़के को कोसो जो तुम्हें अपनी कब्र खुदवाने के लिए इस जगह खींच लाया है। फिर उसने देवी यूरी की तरफ देखकर कहा, देवी जी, मुझे अफसोस है कि आपको मेरे इस महल में ये सब बकवास देखना पड़ रहा है। इस पर यूरी ने टोकते हुए कहा, लेकिन सुगुशी, ये उस इंसान के साथ बर्ताव करने का सही तरीका नहीं है जिसने तुम्हारे बनाए कड़े नियमों के तहत इस टॉवर को क्लियर किया है। सुगुशी ने जवाब दिया, देवी जी, मैं इन सारे कॉन्स्टलेशंस यानी देवताओं का सेवक हूँ और ऊपर बैठे गुस्से के देवता रैत समेत सभी देवताओं को इस लड़के का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तईन मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा, तो ये गुस्से का देवता रैत पीछे से चालाकी कर रहा है। यूरी ने कहा कि सुगुशी की बात भी अपनी जगह सही है। मतलब उस पल देवी को छोड़कर टीम के बाकी सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई आज हमारा धरती पर आखिरी दिन है। पर अपने तईन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे टेंशन मत लो, किसी का गेम ओवर नहीं होने वाला। और उसने एक झटके में सुगुशी के उस जादुई शिकंजे को तोड़ दिया। टॉवर मास्टर का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। वो चिल्लाया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तू मेरी इस जादुई अथॉरिटी से आजाद कैसे हो गया? तईन ने फुल स्वैग में जवाब दिया, अरे ओ टॉवर मास्टर, तू एकदम अज्ञानी और घमंडी है। ऐसी एक्शन बैटल मनहावा का नियम है भाई कि हीरो शुरुआत में 2-4 थप्पड़ खाने के बाद ही धांसू काउंटर अटैक करता है। और उसने तुरंत अपनी जादुई पावर चलाकर चाउन माँ को पूरी तरह हील कर दिया। चाउन माँ ने हैरान होकर अपनी नई आवाज में पूछा कि ये अचानक कैसा जादू था? तईन ने उससे कहा, इस जादुई सुकून को भूलना मत बहन, क्योंकि जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम गेम ओवर होने के सबसे करीब हो, तभी तुम्हारा ये भाईबाजी पलट देगा। खासकर तब जब हमारी लाइफ बार एकदम लाल रंग में चमकने लगे। देवी यूरी भी ये देखकर हैरान रह गई कि एक मामूली इंसान इस टॉवर मास्टर का इतनी आसानी से मुकाबला कर रहा है। सुगुशी ने गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की, पर लड़के, तू एक बात में गलत है। तेरी ये टीम आज यहाँ से सही सलामत नहीं लौटेगी। और उसने अपनी पूरी विनाशकारी पावर सीधे तईन के दोस्तों की तरफ मोड़ दी। पर भाई तईन ने तुरंत अपनी जादुई एनर्जी आगे बढ़ाकर उस पूरे हमले को बीच में ही रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, अरे वो बुढ़े, विलेंस की यही आदत मुझे सबसे घटिया लगती है। खुद सामने से जीत नहीं पाते तो सीधे साइड कैरेक्टर्स को निशाना बनाने लगते हो। बड़ी चालाकी। सुगुशी नूजो का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है और वो हैरान होकर सोचता है कि ये लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। मतलब इसकी जादुई पावर तो सीधे 10,000 गुना बढ़ चुकी थी। अपने टाइम को जिस पल का बरसों से इंतजार था, उससे वो क्लासिक डायलॉग मारने का आखिरी मौका मिल ही गया। वो स्वैग में चौड़ा होकर बोला, अरे बुढ़े, स्कूल की खिड़की पर तो मॉन्स्टर लाठियां भाज रहा था ना, उसके सामने तो मैं अपनी पावर का सिर्फ 10 लाखवां हिस्सा यूज कर रहा था। असल में तईन अपनी पावर्स जागने के बाद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और अपना इंट्रोडक्शन देते समय उसने खुद ही अपनी ताकत पर एक लिमिट यानी पाबंदी लगा दी थी। तभी सिस्टम का कड़क नोटिफिकेशन आता है कि तईन की पावर लिमिट अब पूरी तरह हट चुकी है और वो अपनी 100% असली ताकत पर आ चुका है। अपना बर्गर बंस बना के जिन मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का बड़े बड़े महाद्वीपों को हवा में उड़ा सकता है, पर फिर भी देवी यूरी के सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। तईन ने अपनी टीम की तरफ देखा और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी भाई लोग और बहनों, ये बुढ़ा मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ही मजबूत निकला, इसलिए लड़ाई के चक्कर में इस वीडियो में तुम्हारा स्क्रीन टाइम नहीं बचा पाया। और ये बोलते ही तईन ने अपनी शॉक हिट वाली जादुई स्किल एक्टिवेट की और पलक झपकते ही सुगुशी के सीने के बाहर 2 जबरदस्त वार कर दिए। टॉवर मास्टर घबरा गया कि यह नामुमकिन है और तईन ने चेतावनी दी कि तुम्हारी ये सारी खुदगर्जी और जिद का चैप्टर यहीं क्लोज होने वाला है। अब सुगुशी की पूरी हवा निकल चुकी थी। वो हवा में हाथ फैलाकर देवी यूरी से भीख मांगने लगा कि देवी जी, ये बिल्कुल गलत है, आपकी सारी पावर्स मुझसे आती हैं, आप मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, प्लीज मुझे बचा लो। पर अपने तईन ने दौड़कर सीधे सुगुशी के मुंह पर एक कड़क थप्पड़ जड़ा और बोला, बड़े आए जिम्मेदार बनने वाले, तुमने जो रायता फैलाया है उसे खुद साफ करो। वैसे तईन को भी लगा कि ऐसा डायलॉग करने के बाद वो खुद भी एक
नंबर का इरिटेटिंग बंदा लग रहा है। सुगुशी दर्द से चीखते हुए चिल्लाया कि अगर मैं इस दुनिया से गायब हुआ तो पूरी ब्लैक नाइट डायमेंशन में महातबाही आ जाएगी और ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम टूट जाएगा। पर तैन ने चिढ़कर कहा कि यार तुम बहुत पकाते हो, और भाई ने अपनी जादुई तलवार से ऐसा तगड़ा वार जड़ा कि सुगुशी का पूरा सिस्टम हिल गया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में घुलने लगा। जाते जाते वो धमकी देकर गया, तैन इसका हिसाब मैं तुझसे जरूर लूंगा। पर तैन ने हवा में हाथ झाड़ते हुए खुशी मनाई कि चलो भाई, एक सुपर स्ट्रॉन्ग बॉस का गेम ओवर हो गया। देवी यूरी तो आंखें फाड़े देखती रह गई कि इस मामूली इंसान ने अंतरिक्ष के इतने बड़े अधिकारी को इतनी स्पीड से निपटा दिया कि उसे बीच में पड़ने का मौका तक नहीं मिला। तैन ने अपने पलटन की तरफ देखा और बोला, सॉरी यार, तुम सब फालतू में डर गए थे। युनिया और लेला गुस्से में चिल्लाई कि तुम सच में महा गैर जिम्मेदार इंसान हो, हम अभी अपनी जान से हाथ धोने वाले थे। पर तैन ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको तो सही भाई, उस बुड्ढे ने मुझे खुदगर्ज बोला था, मैंने उस बात का तो जवाब ही नहीं दिया। ये बात मुझे जिंदगी भर तंग करेगी। दोनों लड़कियां अपना सिर पकड़कर सोचने लगी कि ये सच में एक नंबर का मतलबी इंसान है। तभी तैन ने सिस्टम की स्क्रीन पर देखा। सिस्टम ने ऐलान किया कि बधाई हो, तुमने पहले कॉस्मिक बॉस को हराने का रिवॉर्ड पूरा कर लिया है और अब तुम असेंड यानी अगले बड़े लेवल पर प्रमोट हो सकते हो। तैन को लगा कि ये तो एक कमाल का पावर अपग्रेड है जो उसकी लड़ाई की कैपेसिटी को और बढ़ा देगा, मतलब फुल मजेदार चीज है। उसने सिस्टम से पूछा कि भाई अभी ऐसे कितने और फेज यानी राउंड बाकी हैं? यूरी ने तैन को टोकते हुए पूछा, तैन क्या तुम्हें अंदाज भी है कि तुमने क्या किया है? इस टावर मास्टर का गेम ओवर करके तुम ब्रह्मांड के सारे देवताओं के सीधे दुश्मन बन चुके हो। तैन ने मासूमियत से पूछा, तो क्या वो सब मिलकर मेरा भी गेम ओवर कर देंगे जैसा सुगुशी बोल रहा था? यूरी ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। तैन मुस्कुराया और बोला, तो फिर क्या फिक्र है भाई, भले ही सारे देवता मेरे खिलाफ हो जाएं, जब तक तुम मेरी टीम में हो मुझे कोई टेंशन नहीं है। यूरी शर्मा कर बोली, अरे मैं तुम्हारी टीम में कब से शामिल हो गई? तैन ने तुरंत बात घुमाई क्योंकि उसे अब उस गुस्से के देवता रैत को ढूंढना था जिसका नाम सुगुशी ने लिया था। यूरी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम गुस्से के देवता रैत से भी लड़ने की सोच रहे हो? तैन ने साफ मना कर दिया और बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो बस बातचीत करके अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, लड़ाई वड़ाई कौन करता है। दीदी को लगा कि चलो ये तो ठीक, पर यून या मन ही मन बोली कि ये लड़का पक्का महामूर्ख है। आखिरी में अपना बर्गर बंस बना के इंजन चौड़ा होकर बोला, भाई ये है अपना तैन, मुझे पूरा भरोसा है कि ये इंसाफ की देर के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड में शांति बनाए रखेगा। पर भाई अब बहुत हो गया, चलो प्लीज अपने घर वापस चलते हैं। तभी वो जादुई रोशनी एक बार फिर पूरी पलटन से टकराती है और उन्हें उस टावर से बाहर टेलीपोर्ट करने लगती है। लेकिन इस बार भी तैन और देवी यूरी पर स्पेस टाइम के किसी नियम का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब वो पूरी पलटन को लेकर सीधे एक बिल्कुल अलग और अतरंगी जगह पर प्रकट होते हैं। तैन हैरान होकर आसपास देखता है और पूछता है कि भाई हम कहाँ गए? यूरी उस जगह को तुरंत पहचान लेती है और बताती है कि ये गुस्से के सबसे खतरनाक देवता यानी हुजा करुणा का खुफिया गढ़ है। वहाँ चारों तरफ से खौलता हुआ लावा निकल रहा था और इतनी भयंकर गर्मी थी कि तीनों लड़कियां परेशान हो गईं। मतलब वो सब सीधे एक एक्टिव ज्वालामुखी के बीचों बीच खड़े थे। यूनिया ने अपना सिर पकड़ लिया और तैन पे चिल्लाई, तैन तुम हर बार हमें ऐसी आफत वाली जगहों पर क्यों घसीट लाते हो? तैन ने तुरंत फिल्मी हीरो की तरह मक्खन लगाते हुए कहा, अरे तुम लोग मेरे आसपास रहते हो ना, तो मुझे अंदर से एक अलग ही जादुई ताकत मिलती है। लेला तो तैन की इस चिकनी चुपड़ी बात पर तुरंत पिघल गई, पर यूनिया चिढ़कर बोली, अरे वो राजकुमारी, तू इस लड़की के बहकावे में इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? तभी अचानक उस ज्वालामुखी के बीच से गुस्से का देवता हुजा करुणा पागलों की तरह अट्टहास करने लगा, यानी बहुत डरावने तरीके से हंसने लगा। उसकी इस भयंकर जादुई आवाज को सुनकर यूरी ने बिना देर किए अपना नए वाला जादुई कवच वापस पहन लिया। हुजा करुणा अपनी भारी आवाज में दहाड़ा, तुम मामूली कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कि तुम सीधे मेरे इलाके में घुस आए। और ये बोलते ही उसने जमीन पर इतनी जोर से छलांग लगाई कि पूरे रास्ते में भयंकर जादुई ब्लास्ट होने लगे। वो सीधे यूरी के सामने पहुंचा और उसकी तलवार पर वार करते हुए बोला, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो देवी। यूरी उसकी पावर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर तभी हवा को चीरता हुआ एक तेज तर्रार मुक्का आया। अपने तैन सीधे हवा में उछलकर हुजा करुणा के मुंह पर एक कड़क पंच जड़ा और बोला, अरे वो गुस्से वाले चाचा, मेरे दोस्तों को हाथ भी मत लगाना। तैन का ये धाकड़ एक्शन सीन देखकर पूरी टीम एक बार फिर इंप्रेस हो गई। यूरी ने हैरान होकर तैन की तरफ देखा तो तैन चौड़ा होकर बोला, अरे मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है देवी जी, मैं तो बस तुम्हें इस बुड्ढे के हमले से बचा रहा था। यूरी ने बताया कि इस हुजा करुणा को बचपन से ही भयंकर एंगर इश्यूज है, मतलब ये पैदा ही बात बात पर गुस्सा करने और हिंसा फैलाने के लिए हुआ है। तभी हुजा करुणा का एक पुराना फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां वो ब्रह्मांड के एक बेहद खूबसूरत और शांत प्लेनेट पर पहुंचता है। वो पहले तो उस शानदार नजारे की तारीफ करता है और उसे अपना फेवरेट प्लेनेट बनाने की सोचता है, पर अगले ही पल उसे इस बात पर भयंकर गुस्सा आ जाता है कि उसे इस खूबसूरत प्लेनेट के बारे में अब जाकर क्यों पता चला। और इसी पागलों वाले गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर पड़ता है और उस पूरी सुंदर दुनिया के 2 टुकड़े करके उसका कबाड़ा कर देता है। तैन ये फ्लैशबैक देखकर कमेंट करता है, भाई ये देवता तो एक नंबर का महाचोमू और बेवकूफ बंदा है। हुजा करुणा गुस्से से पूरी तरह लाल पीला हो गया और चिल्लाया, एक अदने से इंसान की इतनी मजाल की मुझ पर हाथ उठाए। और उसके चिल्लाते ही उस पूरे इलाके का खौलता हुआ लावा तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। यूरी ने घबरा कर कहा कि तैन हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन हुजा करुणा के दिमाग से जुड़ा है। अगर इसका गुस्सा ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये पूरा ज्वालामुखी फट जाएगा। और इसका लावा कोई आम लावा नहीं है, ये गुस्से के काले पत्थरों से बना है जो ब्रह्मांड की किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकता है। तैन ने बड़े आराम से पूछा, अच्छा तो लावा ऊपर आने से दिक्कत होगी, तो टेंशन मत लो, इस गुस्से वाले चाचा को मैं अभी 2 मिनट में ठंडा कर देता हूँ। और ये बोलते ही तैन ने अपना एब्सोल्यूट जीरो यानी सब कुछ जमा देने वाला भयंकर बर्फीला जादू एक्टिवेट कर दिया। पलक झपकते ही हुजा करुणा के ऊपर बर्फ की एक
मोटी परत जम गई और वो बर्फ का स्टैचू बन गया। पर भाई कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो गुस्से का देवता अगले ही पल एक भयंकर चीख मारता है और उस सारी जादुई बर्फ को तिनके की तरह तोड़कर आजाद हो जाता है। यूनिया ने परेशान होकर कहा कि कोई फायदा नहीं है तैन, ये बंदा खुद गुस्से का दूसरा नाम है, इसे इस बर्फीले जादू से नहीं रोका जा सकता। तैन झल्लाकर चिल्लाया, अरे भाई बस करो, मनहवा में इतनी लंबी चौड़ी बोरिंग एक्सप्लेनेशन कोई नहीं सुनता। और ये बोलते ही उसने अपना मुक्का सीधे हुजा कोरोना के मुक्के से टकरा दिया। तैन को तुरंत एहसास हुआ कि ये देवता सच में बहुत कड़क है, मतलब पिछले वाले टॉवर मास्टर से बिल्कुल अलग लेवल का विलन है। हुजा कोरोना बोला, लड़के वो बर्फीला एहसास क्या था? मुझे मजा तो आया और मुझे अभी भी भयंकर गुस्सा आ रहा है। तैन को उसकी बात का सिर पैर समझ नहीं आया। तभी सिस्टम ने उसकी एम्पैथी यानी भावनाओं को जोड़ने वाली जादुई स्किल एक्टिवेट कर दी। दोनों का दिमाग पल भर में एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। हुजा कोरोना हैरान हुआ कि ये क्या बवाल है। देवी यूरी चिल्लाई, तैन तुरंत अपना दिमाग उसके गुस्से से अलग करो वरना तुम भी पागल हो जाओगे। पर तैन बोला, अरे कोई बात नहीं देवी जी, मैं इस कनेक्शन के जरिए इस गुस्से वाले चाचा का दिमाग शांत करने की कोशिश करता हूँ। हुजा कोरोना बोला, मेरे दिमाग में ऐसी भावनाएं आ रही हैं जो मैंने आज तक महसूस नहीं की। बहुत बढ़िया है, पर मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। यूरी बोली कि ये बहुत बुरा हुआ, तैन इसके गुस्से में बह जाएगा। यूनिया ने पूछा कि इसे अचानक क्या हो गया? तभी तैन ने एक झटके में खुद को उस कनेक्शन से आजाद किया और बोला, यार ये फीलिंग कुछ सही नहीं थी। तैन ने हुजा कोरोना से माफी मांगते हुए कहा, भाई तुम्हारे मैसेजेस ब्लॉक करने और पहले मुक्का मारने के लिए सॉरी, पर चलो बैठकर आराम से बात सुलझाते हैं। पर भाई विलन तो विलन है। हुजा कोरोना का एक भारी मुक्का सीधे तैन के मुंह पर आकर लगा। वो दहाड़ा, एक फेलियर होकर तुम बहुत ज्यादा बोलते हो लड़के। तैन सोचने लगा कि भाई मैं फेलियर से हो गया। हुजा कोरोना ने तैन की गर्दन दबोच ली और बोला, तुम्हारी निट्रोपी वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए हम इस पूरी धरती को रीसेट करके तुम इंसानों का नामो निशान मिटाने आए हैं। यूरी ने हुजा कोरोना को पकड़ते हुए हैरान होकर पूछा, क्या मतलब ये जादुई दरवाजे इंसानों की परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खोले गए थे? हुजा कोरोना ने हंसते हुए हाँका। तैन चढ़कर बोला, यार तुम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन शुरू हो गए। इतनी उबाऊ बातें सुनकर मेरे व्यूअर्स के कान पक जाएंगे। और ये बोलते ही तैन ने अपनी असेंशन यानी महापावर का पहला स्टेज एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी प्लैनेट बस्टर वाली जादुई स्किल चलाई जिससे हुजा कोरोना सीधे पीछे जाकर गिरा। तैन ने फुल एटीट्यूड में कहा, इस मनहवा का हीरो मैं हूँ और मैं इसे दुनिया का सबसे बेस्ट और मजेदार वेबटून बनाकर रहूंगा। हुजा कोरोना हवा में उड़ते हुए हैरान था कि इस मामूली कीड़े के पास इतनी भयंकर ताकत कहाँ से आई जो सीधे मेरे 10 स्टार वाले रुतबे को टक्कर दे रही है। तैन ने शीशे में अपना चेहरा देखा, मतलब उसकी आंखों और बालों का रंग पूरी तरह बदलकर पर्पल यानी बैगनी हो चुका था। ये उसकी जादुई पावर का पहला पर्पल स्टेज था। हुजा कोरोना एक उल्कापिंड की तरह भयंकर दहाड़ मारते हुए तैन की तरफ लपका और चिल्लाया, आज मैं तुम्हारा गेम ओवर करके रहूंगा। तैन ने झल्ला कर कहा, अरे भाई ये चिल्ला चली और फालतू की डायलॉग बाजी बंद करो। और उसने सीधे आगे बढ़कर हुजा कोरोना को एक जोरदार पंच जड़ा और बोला, बस बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठ जाओ। हुजा कोरोना को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर तैन के सामने उसकी एक नहीं चली। तैन एक बार फिर आगे बढ़कर हुजा कोरोना को लगातार पंच मारते हुए बोला, मैंने कहा ना ये फालतू का चिल्लाना बंद करो। और उसने मार मारकर उस देवता के घमंड के परखच्चे उड़ा दिए। तैन बोला, चुपचाप नीचे गिर जाओ भाई, क्योंकि कहानी में सिर्फ मजा आना चाहिए, फालतू का ड्रामा नहीं। और ये बोलते ही उसने हुजा कोरोना को दूर फेंक दिया। हुजा कोरोना पूरी तरह होश खो बैठा और सीधे तैन की टीम के पैरों के पास आकर ढेर हो गया। देवी यूरी यह सब देखकर गहरी सोच में पड़ गई कि एक मामूली इंसान के हाथों अंतरिक्ष का इतना बड़ा देवता पिट गया, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम का बहुत बड़ा कबाड़ा था। तभी अचानक वो गुस्से का देवता हुजा कोरोना पागलों की तरह हंसते हुए दोबारा खड़ा हो गया और बोला, वाह भाई मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, ये जलवा मुझे पहले ही दिखाना चाहिए था। तैन ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि लो भाई, क्या इसका फेज 2 यानी अगला राउंड शुरू हो चुका है? और मनहवा का नियम है कि इस सिचुएशन में विलेन का ऐसे पागलों की तरह हंसना कभी भी अच्छे संकेत नहीं होते। हुजा कोरोना ने तैन के दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो तुम्हारे सारे साथी तो पहले ही अधमरे हो चुके हैं। तैन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे वो अंकल, उनके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। पर वहाँ का नजारा सच में डरावना था। ज्वालामुखी की भयंकर गर्मी की वजह से दोनों लड़कियां और अपना बर्गर बंस बना किन जिन बेहोश होकर जमीन पर गिर चुके थे। यूरी ने तैन को बताया कि हुजा कोरोना का गुस्सा जितना बढ़ेगा यहाँ की गर्मी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और ये देवता उतना ही मजबूत होता जाएगा। हुजा कोरोना ने यूरी पर ताना मारा कि तुम इंसाफ की देवी होकर इन मामूली कीड़े मकोड़ों के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, बहुत जल्द इन इंसानों का गेम ओवर होने वाला है। तैन ने अपना जादुई ओरा चमकाया और गुस्से में बोला, तुम सिर्फ फालतू की बकवास कर रहे हो भाई। पर हुजा कोरोना ने हंसते हुए चेतावनी दी, लड़के तुम इंसानियत के अंत को नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने अपना असली प्लान पहले ही एक्टिवेट कर दिया है। मैं पूरी धरती पर अपना गुस्से का पागलपन वाला वायरस फैलाने जा रहा हूँ। तैन ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या बकवास है? हुजा कोरोना बोला, मतलब अब से धरती का हर एक जीव इस जादुई वायरस की चपेट में आ जाएगा। सब अपना दिमागी संतुलन खो बैठेंगे और एक दूसरे को तब तक मारते रहेंगे जब तक पूरी इंसानियत का नामो निशान ना मिट जाए। ये सुनते ही तैन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पूरी ताकत से हुजा कोरोना का नाम चिल्लाया। तभी यूरी चिल्लाई, तैन ये पूरा ज्वालामुखी फटने वाला है, हमें तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर यूज करके यहाँ से निकलना होगा। तैन ने हुजा कोरोना के मुंह पर एक आखिरी पंच लड़ने के लिए मुट्ठी भींची, पर इससे पहले वो वार कर पाता यूरी का जादुई टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो गया। वो जादुई रोशनी पूरी पलटन को लेकर सीधे आसमान की तरफ बढ़ी और अगले ही पल वो पूरा ज्वालामुखी एक भयंकर धमाके के साथ फट गया। रास्ते में टेलीपोर्ट होते हुए तैन लगातार उस गुस्से के देवता को कोस रहा था। उसने यूरी से कहा कि हमें अभी के अभी धरती पर पहुंचकर उस पागलपन वाले वायरस को रोकना होगा। यूरी ने जवाब दिया कि मैं सीधे वहीं का रास्ता सेट कर रही हूँ। रास्ते में यूरी मन ही मन सोचने लगी कि इन देवताओं ने इंसानों की परीक्षा लेने के लिए जो जादुई दरवाजे खोले थे वो कोई मौका नहीं था,
बल्कि वो तो इंसानों को एक तरफा हराने की एक सोची समझी साजिश थी। वो आखिर में गुस्से से सोचती है कि क्या ऊपर बैठे देवताओं के हिसाब से इसी को असली न्याय कहते हैं। आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और हमारी पूरी पलटन वापस सुरक्षित धरती पर लैंड कर जाती है। तहीन बिना देखे तुरंत अपनी जादुई हीलिंग पावर चलाकर अपने सारे साथियों को एकदम चंगा कर देता है और पूछता है, भाई तुम सब ठीक तो हो ना? तहीन को अंदर से काफी अफसोस हो रहा था, मतलब उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही सब इस मुसीबत में फंसे हैं। पर तभी अचानक उसकी नजर अपने बगल में खड़े एक बेहद अजीब इंसान पर पड़ती है, जो उस गुस्से वाले वायरस की वजह से पूरी तरह ज़ोंबी मोड में आ चुका था। वो पागल होकर तहीन को काटने के लिए लपका, पर अपने तहीन भाई ने पलक झपकते ही बड़े आराम से उसे चकमा दे दिया। तहीन सोचने लगा कि भाई आखिर ये धरती पर क्या नया बवाल शुरू हो गया है। तभी सामने से सैकड़ों की तादाद में वो अजीब दिमाग से पैदल लोग यानी ज़ोंबीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तहीन इस गंभीर सिचुएशन में भी मनहवा के रीडर्स के लिए ज्ञान पेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इंसान एक बहुत ही समझदार जीव है जो अपने आसपास की दुनिया को समझता है। मतलब अगर हम साइंस और बायोलॉजी की भाषा में बात करें तो इंसान एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके पास हाई इंटेलिजेंस है, जो भाषा का इस्तेमाल करना जानता है और समाज बनाकर रहता है। पर अगर इंसान अपनी ये सारी समझदारी खो बैठे और पूरा समाज ही बिखर जाए तो फिर उन्हें इंसान कहना पूरी तरह गलत होगा। मतलब उनके लिए एक नया नाम रखना पड़ेगा, यानी ज़ोंबी। और उस खतरनाक गुस्से वाले वायरस की वजह से आखिरकार हमारी धरती पर ज़ोंबी अपोकैलिप्स की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों लड़कियां अपना सिर पकड़ लेती हैं कि भाई इस डरावने माहौल में भी इसे अपनी ये अजीब परिभाषाएं सूझ रही हैं। तभी कुछ ज़ोंबीज अचानक युन्या की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अपना टाइम तुरंत उसके आगे आकर फुल स्वैग में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भाई मेरी मनहवा में ये सब फालतू ड्रामा नहीं चलेगा, और तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक करंट वाली जादुई पावर एक्टिवेट कर देता है। सारे के सारे ज़ोंबीज को कड़कड़ाते करंट के ऐसे कड़क झटके लगते हैं कि वो पूरी तरह छटपटाने लगते हैं। टाइन कहता है कि भाई इन ज़ोंबीज का इलाज ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से किया जाता है ताकि ये झटके खाकर वापस नॉर्मल इंसान बन सके। फिर वो मुस्कुराकर युन्या से पूछता है, हाँ तो बहन तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते ही युन्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, अरे ओ टाइन, तुम ये क्या घटिया हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पूरी दुनिया और हमारी जिंदगी कोई मजाक या वीडियो गेम लग रही है? टाइन उसे बीच में रोकने की कोशिश करता है कि अरे यार फिर से अपनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन शुरू मत करो। पर युन्या इस बार आप देखती है ना ताओ, वो सीधे टाइन के मुंह पर एक कड़क तमाचा यानी जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे टाइन को भी थोड़ी चोट लग जाती है। युन्या पूरी तरह रोते हुए चिल्लाती है, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सटक चुका है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ रहने के चक्कर में हम कितनी बार गेम ओवर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं? टाइन मासूमियत से कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हें बचाना चाहता था। पर युन्या गुस्से में कहती है, तुम्हें हमें पहली बात तो उस नरक जैसी जगह पे ले जाना ही नहीं चाहिए था। उस ज्वालामुखी की भयंकर आग में हम सब अंदर तक झुलस रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अपने माता पिता का चेहरा देखे बिना हमारा ऐसे बेकार तरीके से गेम ओवर होने वाला है। युन्या ने गुस्से में रोते हुए आगे पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितना भयानक था? तुम खुद कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहोगे? अगर तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ एक मजाक और मजे की चीज है तो भाड़ में जाए ऐसा मजा। हम सब तो बस तुम्हारी ताकतों को साबित करने का एक मुहरा यानी टूल बनकर रह गए हैं। अगर तुम अकेले ही सब संभाल लेते या हमें पहले ही बचा लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या तुम इसे अपनी टीम कहते हो? तुम बिना सोचे समझे लोगों का चैप्टर क्लोज कर देते हो, तुम्हें कोई मजा नहीं होना चाहिए। टाइन ने अपनी आदत के मुताबिक बात टालते हुए कहा, अरे भाई ज़ोंबी वाली कहानियों का यही तो क्लासिक रूल होता है। युन्या जोर से चीखी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये लोग किसी वायरस की चपेट में आए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। इसलिए टाइन अपनी ये फालतू की बातें बंद करो और अभी के अभी सबको बचाओ। टाइन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रहा, फिर वो अपनी टीम की तरफ देखकर बोला, अरे ओ मैडम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना पागल हूँ जो इन सब मासूम लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा? मैं ये सब पहले ही समझ चुका था। मतलब मैंने करंट का झटका देकर इन्हें सिर्फ लकवा मारा है, यानी कुछ देर के लिए पैरालाइज किया है ताकि सही इलाज मिलने पर ये वापस भले चंगे हो सके। पर टाइन मन ही मन रोने लगा कि यार मैं बस अपनी कहानी में वो पुराना घिसा पिटा पैटर्न यूज नहीं करना चाहता था जहाँ हर बार नया दुश्मन आता है और हीरो उसे एक ही सेकंड में धूल चटा देता है। व्यूअर्स बोर हो जाते भाई। लड़कियां अपना सिर पीटने लगी कि ये बंदा आखिर किस दुनिया की बातें कर रहा है। टाइन ने युन्या से कहा कि चाहे ये कितना भी इरिटेटिंग हो मैं अब और आगे। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर चेतावनी दी, टाइन पीछे देखो, तुम्हारे ठीक पीछे एक ज़ोंबी है। टाइन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उस ज़ोंबी ने सीधे टाइन को दांत काट लिया, जिससे टाइन पूरी तरह सकपका गया। उसने तुरंत अपने जादू से उस ज़ोंबी को हवा में ही टांग दिया और बोला, इसने तो अचानक हमला करके मुझे सच में डरा ही दिया था। युन्या घबरा गई कि कहीं अपना हीरो खुद ही ज़ोंबी ना बन जाए, पर टाइन ने उसे तसल्ली दी कि डरो मत, ये तो बस एक मामूली सा वायरस है। टाइन ने तुरंत अपनी चमचमाती हुई हीलिंग पावर चलाई, पर भाई इस बार एक अजीब गड़बड़ हो गई। मतलब उसका घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। उसने दोबारा सेराफिम्स ब्लेसिंग यानी देवदूत का आशीर्वाद वाला मंत्र चलाया, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर यूरी ने गंभीर होकर कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस वायरस के अंदर सीधे अंतरिक्ष के देवताओं यानी कॉन्स्टलेशंस की जादुई पावर है, इसलिए मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। यूरी ने गंभीर होकर कहा, टाइन अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इससे पहले कि ये खतरनाक वायरस तुम्हारे पूरे दिमाग को पागल कर दे, तुम्हें तुरंत अपने संक्रमित हाथ को अपने शरीर से अलग करना होगा। टाइन ने झल्लाकर कहा, देवी जी आप इस हाथ को अलग करने की बात कर रही हो, मुझे तो अभी से ही अंदर भयंकर गुस्सा महसूस होने लगा है। यूरी ने टाइन के उस संक्रमित हिस्से पर वार करने के लिए अपनी जादुई तलवार एक्टिवेट की, पर टाइन ने उसे रोक दिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि यार मैं इस मनहवा का मेन हीरो हूँ, पर यह बात तो बिल्कुल लॉजिक के बाहर है। राइटर ने मुझे शुरुआत में कुछ ज्यादा ही ताकतवर बना दिया, इसलिए अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो जबरदस्ती गेम को
बैलेंस कर रहा है। मतलब जबरदस्ती मेरे कैरेक्टर को नर्फ हो यानी कमजोर करने का ड्रामा रचा जा रहा है ताकि चीजें फिक्स हो सके। और ये सोचते ही तैन गुस्से में एक भयंकर दहाड़ मारता है जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यूरी ने दुखी होकर कहा कि मुझे अफसोस है कि तुम इस हाल में पहुंच गए, पर ब्रह्मांड के कानून के लिए मुझे कड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन तभी अपनी लड़की बनी चाओन मा बीच में कूद पड़ी और रोते हुए बोली, देवी जी प्लीज रुक जाओ, हमारे हीरो का गेम ओवर मत करो। उसने कहा कि पहले हमें इसे वापस नॉर्मल इंसान बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और अपना बर्गर भाई किम जिन भी उसकी बात से सहमत हुआ। लेला चिल्लाई कि देखो सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। और यूरी ने चाओन मा को रास्ते से हटने को कहा ताकि वो पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को बचाने के लिए अपना फर्ज पूरा कर सके। चाओन मा उन ज़ॉम्बीज से अकेले ही दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो रही थी और यून्या ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे ओ मैडम, लड़ने का टाइम नहीं है। इस अतरंगी लड़के के पूरी तरह पागल होने से पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर भागना होगा। अपना बर्गर बंस बना किम जिन रोते हुए पूछता है, पर भाई चारों तरफ ज़ॉम्बीज का इतना बड़ा झुंड खड़ा है, हम इस भीड़ को चीर कर बाहर कैसे जाएंगे? यून्या कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो देवी यूरी से मदद मांगती है कि प्लीज अपनी जादुई पावर से हमें किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और देवी ने तुरंत अपना जादू चलाया और पलक झपकते ही पूरी पलटन सीधे अपने पुराने स्कूल के अंदर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही यूरी ने अपनी जादुई चेन यानी इथेरियल प्रिजन का इस्तेमाल करके टैन को एक कुर्सी पर मजबूती से जकड़ दिया। लड़कियां सोचने लगी कि चलो इसे जैसे तैसे बांध तो दिया, और अब आगे क्या करना है। लेला को तैन की इस हालत पर बड़ा तरस आ रहा था। वो बोली, अगर हम उस गुस्से के देवता हुजा करुणा का काम तमाम कर दें तो ये वायरस भी अपने आप खत्म हो जाएगा। पर यूरी ने साफ मना करते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं है बहन, क्योंकि अंतरिक्ष का कानून इन देवताओं की रक्षा करता है। कोई भी देवता इतनी आसानी से अपनी जान नहीं खोता, हाँ, पर उन्हें पूरी तरह मिटाने का एक खुफिया तरीका तो है। तभी अपनी लड़की बनी चाउन मतैन को अजीब हरकतें करते देखकर कहती है, अरे ये लड़का तो पूरी तरह होश खो रहा है, पर फिक्र मत करो, मेरे पास इसका इलाज है। मैं इसे अपने प्राचीन चीनी इलाज यानी एक्यूपंक्चर तकनीक से अभी ठीक कर देती हूँ। और ये बोलते ही वो तैन के शरीर के कुछ खास और बेहद संवेदनशील पॉइंट्स को दबा देती है। पॉइंट्स दबते ही अपने तैन के मुंह से अचानक बहुत सारा खून बाहर निकल आता है, जिसे देखकर खुद चाउन माँ भी पूरी तरह भौचक्की रह जाती है कि ये क्या कबाड़ा हो गया। किम जिन चिल्लाता है, भाई तैन की हालत तो पहले से भी ज्यादा खस्ता हो गई है। यूरी भी तंज कसती है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अंतरिक्ष के देवताओं के इस खतरनाक वायरस को तुम अपनी इन छोटी मोटी सुई चुभाने वाली ट्रिक से ठीक कर लोगी? और तभी तैन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अरे भाई मुझे तो एकदम कड़क महसूस हो रहा है, मेरे दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन पहले से बहुत सुधर गया है। ये देखकर देवी यूरी हैरान रह जाती है और चाउन माँ चौड़ी होकर अपनी पीठ थपथपाने लगती है। लेला तैन के पास जाकर कहती है, तैन भाई प्लीज अपने होश मत खोना। पर तैन बेबसी से जवाब देता है, यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्द फिर से पागल होने वाला हूँ। वो सिर पकड़कर सोचने लगता है कि यार राइटर ने आखिर ऐसा मेन हीरो बनाया ही क्यों जिसकी सारी पावर्स ऐसे फालतू मोड़ पर आकर ब्लॉक हो जाएं। वो बेबसी में राइटर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है और तभी उसे अचानक एक बहुत ही मजेदार बात याद आती है। उसे याद आता है कि पुराने दिनों में जब वो अपने कमरे में बैठकर मजे से मैगी यानी इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, तब उसने एक ज़ोंबी अपोकैलिप्स वाली मनहावा पढ़ी थी। उस कहानी के आखिरी चैप्टर में ग्रीन बालों वाला हीरो ज़ोंबी बनने ही वाला होता है। तो वो अपनी ब्लॉन्ड बालों की गर्लफ्रेंड से रोते हुए कहता है कि तुम सब मुझे यह छोड़कर आगे बढ़ जाओ। वो लड़की मना करती है, पर हीरो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पहले ही एक ज़ोंबी ने काट लिया था, इसलिए मेरा अंत आ चुका है। और उसी इमोशनल सीन के साथ वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इनको याद आता है कि उस वक्त वो सीन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने मजे में उस चैप्टर को पूरे 10 स्टार की रेटिंग दी थी और कमेंट किया था कि भाई ऐसा त्याग और बलिदान तो आजकल स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता। वापस असली दुनिया में आते ही तैन को लगता है कि उसे भी अपनी कहानी में यही क्लासिक हीरो वाला बलिदान देना चाहिए। वो रोने का नाटक करते हुए चिल्लाता है, दोस्तों इससे पहले कि मैं पूरी तरह एक खूंखार ज़ोंबी में बदल जाऊं, मैं तुम सबके लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लड़कियां चकरा जाती हैं कि ये क्या नया नाटक है। तैन आगे समझाता है कि भाई ज़ोंबी कहानियों में मेन हीरो का ऐसा ही दर्दनाक अंत दिखाया जाता है। पर लेला उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, अरे तैन भाई तुम खुद को कुर्बान क्यों कर रहे हो? जरा आसपास आंखें खोलकर देखो, तुम इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच घिरे खड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यून्या भी गुस्से में चिल्लाती है, लो भाई इसकी मनहवा वाली बीमारी फिर से शुरू हो गई। तैन अपनी ये खुद को कुर्बान करने वाली बकवास बंद करो, हम कोई कमजोर या बेबस बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे बिना कुछ न कर पाए। तैन सोच में पड़ जाता है कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, ये कोई सही प्लॉट डेवलपमेंट नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उसकी टीम इतनी खतरनाक है कि ये मामूली ज़ोंबीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से जब पूरी दुनिया ही वायरस की चपेट में आ चुकी है तो नए सर्वाइवर्स को बचाने का कोई थ्रिल यानी मजा भी नहीं बचा। और अगर सिर्फ ज़ोंबीज को हराना ही मकसद है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्हें पूरी दुनिया के लोगों को हमेशा के लिए सुला देना होगा। तैन फिर से पागल होने से पहले इस एपिसोड की सही दिशा को समझने की कोशिश करने लगता है, पर तभी अचानक पूरी कहानी का मूड ही बदल जाता है। मतलब गंभीर माहौल सीधे कॉमेडी में बदल जाता है। लीला अपना पेट पकड़कर कहती है, यार मुझे तो भयंकर भूख लग रही है। चौन माँ भी कहती है, हाँ भाई मैंने भी सुबह से एक दाना नहीं खाया है। युन या भी अपनी भूख का रोना रोने लगती है और तभी अचानक पूरी पलटन अपनी भूखी और खतरनाक नजरों से बेचारे किम जिन की तरफ देखने लगती है। किम जिन डर के मारे कांपते हुए चिल्लाता है, तुम सब मुझे इस गंदी नजर से क्यों घूर रहे हो भाई? चाओन माँ अपनी तलवार खींचते हुए हुक्म देती है, चलो भाई इस गोल मटोल बर्गर को अपनी पलटन का इमरजेंसी फूड यानी आपातकालीन भोजन बनाकर खा जाते हैं। किम जिन रोते हुए पीछे हटता है और चिल्लाता है, अरे रुको रुको, मेरे पास आओगे तो बहुत पछताओगे, मेरे पीछे पीछे आओ।
आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वो उन्हें एक तरफ ले जाता है जहाँ ढेर सारे मजेदार बर्गर बन्स यानी बर्गर वाले ब्रेड के पैकेट्स रखे हुए थे। वो कहता है कि यहाँ हम सबके पेट भरने के लिए काफी ब्रेड है। युन ये चकरा कर पूछती है, अरे भाई हम इसे कैसे खा सकते हैं? पर अपनी प्राचीन चीन से आई चाउन माँ बिना सोचे समझे पैकेट खोलती है और ब्रेड खाना शुरू कर देती है। युन यह ब्रेड देखकर कमेंट करती है, यार ये कैसी अजीब ब्रेड है जो पहले से ही बीच में से आधी कटी हुई है। लेला थोड़े तरस के साथ किम जिन से पूछती है, किम जिन भाई क्या तुम हमें अपने इन ब्रेड वाले दोस्तों को खाने के लिए माफ कर दोगे? तो वो बंस बना किम जिन झल्ला कर बोलता है, अरे भाई ये मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल ब्रेड हैं, तुम चुपचाप खाओ और अपनी भूख मिटाओ। इसके बाद तीनों लड़कियां जैसे उस बर्गर ब्रेड पर टूट पड़ती हैं। अब भाई जो लोग मध्यकालीन यूरोप और प्राचीन चीन के जमाने से सीधे इस मॉडर्न दुनिया में आए हो उनके लिए एक बड़ी कोरियन कंपनी द्वारा बनाया गया ये सॉफ्ट और स्वादिष्ट बर्गर ब्रेड इतना मजेदार और लजीज था कि वो सब इसके स्वाद की पूरी तरह दीवानी हो जाती है। स्कूल के कमरे के अंदर देवी यूरी कुर्सी पर बंधे तैन के पास जाती है और पूछती है, तैन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तैन दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है, देवी जी मुझे इस जादुई चेन में मजबूती से बांधने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यूरी भारी आवाज में जवाब देती है, अरे लड़के थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उस गुस्से के देवता हुजा करुणा से पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। अब जब तक तुम्हारा ये शरीर इस वायरस से लड़ता रहेगा तुम ऐसे ही दर्द से तड़पते रहोगे। कईन बेबसी से सोचने लगता है कि भाई अब इस मुसीबत का क्या हल निकाला जाए। देवी कहती है कि मैं तुम्हें इस हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ऊपर बैठे देवताओं ने धरती पर जो भी तबाही मचाई है वो सरासर नाइंसाफी थी और मैं न्याय की देवी होने के नाते इस गड़बड़ को ठीक करके रहूंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और बाकी लड़कियां मजे से एंट्री मारती हैं। वो ब्रेड चबाते हुए कहती हैं, वाह भाई वो बर्गर ब्रेड सच में बहुत मजेदार थी, पर यार काश यहाँ एक माइक्रोवेव होता तो उसे थोड़ा गर्म करके खाने में और भी तगड़ा मजा आता। कमरे में चल रही इस फालतू बात को सुनकर कुर्सी पर बंधा अपना तैन फिर से गुस्से से पूरी तरह लाल पीला होने लगता है। वो चिल्लाता है, यार तुम लोग इस गंभीर माहौल में भी खाने पीने की बातें कर रहे हो, ये सब बहुत ही इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है भाई। ये देखते ही देवी यूरी तुरंत अपनी जादुई पावर से तैन को दोबारा दबाती है और टीम को चेतावनी देती है, सबके सब शांत हो जाओ, इस वायरस का गुस्सा अब तैन के दिमाग पर और तेजी से हावी हो रहा है। अगर हमने इसकी चेन थोड़ी भी ढीली की तो ये अपने होश खो बैठेगा। अपनी लड़की बनी चाउन माँ अपना सिर पकड़कर कहती है, भाई यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है, पर मुझे इस लड़के को किसी भी तरह वापस पहले जैसा नॉर्मल इंसान बनाना ही होगा। मतलब जब से इसने मुझे लड़की वाले रूप में बदला है मेरे शरीर की असली जादुई पावर्स और एनर्जी का फ्लो पूरी तरह बिगड़ चुका है। मैं इस शरीर में अपनी ताकतों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। तभी अचानक चाउन माँ की नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो चौंक जाती है। वो हवा को सूंघते हुए कहती है, अरे रुको, मुझे यहाँ पास ही में किसी की बहुत ही अजीब जादुई एनर्जी महसूस हो रही है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके दिमाग पर उस गुस्से वाले वायरस का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है, यानी वो पूरी तरह नॉर्मल है। यूरी कहती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अंतरिक्ष के उस वायरस ने धरती के हर एक छोटे बड़े जीव को इन्फेक्ट कर दिया है। मेरी सेंसिंग पावर आज तक कभी गलत नहीं हुई है। पर चाउन माँ तुरंत खिड़की पर चढ़ जाती है और कहती है, अरे देवी जी आपकी वो अंतरिक्ष वाली सेंसिंग पावर यहाँ फेल हो चुकी है। यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक परफेक्ट और बिल्कुल स्वस्थ इंसान सीधे हमारी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। अगर आप अपने जादुई कान खोलकर ध्यान से सुनोगी तो आपको उसके सांस लेने की आवाज तक साफ सुनाई दे जाएगी। यूरी तुरंत अपनी पावर्स जगाकर चेक करती है और हैरान रह जाती है कि भाई सच में वहाँ कोई आ रहा है। लेला और यून या भी परेशान हो जाती हैं कि बाहर जो भी सर्वाइवर आ रहा है वो इस ज़ोंबीज़ की भीड़ में भयंकर खतरे में हो सकता है। इधर तैन के शरीर से अचानक इतनी विनाशकारी जादुई एनर्जी निकलने लगती है जो सीधे ब्रह्मांड के किसी बड़े मॉन्स्टर को टक्कर दे रही थी। यूरी चिल्लाती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर ये लड़का ऐसे ही गुस्सा करता रहा तो ये अकेले ही पूरी पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे इसे यहीं रोक कर रखना होगा, इसलिए तुम लड़कियां खुद बाहर जाओ और उस आने वाले बंदे की जान बचाओ। अपनी चाउन माँ बिना 1 सेकंड गवाए सीधे खिड़की से बाहर हवा में छलांग लगा देती है। और भाई ट्विस्ट ये है कि वो अकेले नहीं जाती, वो अपने हाथों में बेचारे गोल मटोल किम जिन को भी दबोच कर साथ ले उड़ती है। नेला और यून या पीछे से चिल्लाती रह जाती हैं कि अरे तुम दोनों इस आफत में अकेले ऐसे कैसे भाग सकते हो। चाउन माँ अपनी मार्शल आर्ट्स की सुपर जंप्स मारते हुए शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर से हवा में उड़ने लगती है। हवा में लटका हुआ अपना बर्गर भाई किम जिन रोते हुए चिल्लाता है, अरे ओ मैडम तुम बाकी लड़कियों को छोड़कर मुझे अपने साथ इस मुसीबत में क्यों घसीट लाई हो, मेरा क्या काम है? तो चाउन माँ हवा में उड़ते हुए फुल स्वैग में जवाब देती है, अरे ओ ब्रेड की दुकान, तुम इस मॉडर्न दुनिया के कायदे कानून और यहाँ की चालाकी को हमसे बेहतर समझते हो। तुम्हारी इस गोल मटोल खोपड़ी की रोशनी की हमारी टीम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है भाई। अपनी लड़की बनी चाउन माँ सीधे घर की छत पर लैंड करती है और कहती है कि मुझे इस घर के अंदर से एक बहुत ही शांत इंसान की जादुई एनर्जी महसूस हो रही है। किम जिन हवा में लटके लटके बोलता है कि भाई जब तक चाउन माँ मैडम साथ हैं मुझे इन ज़ोंबीज़ की कोई टेंशन नहीं है। पर वो सोचता है कि क्या इस घर का मालिक हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो बदल चुकी है और वैसे भी ये कोई मेन गेट तो है नहीं। चाउन माँ कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्लोर है और वो बिना सोचे समझे सीधे खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाती है। किम जिन हैरान होकर सोचता है कि भाई इन मनहावा वाले कैरेक्टर्स का एंट्री मारने का स्टाइल ही अलग होता है। चाउन माँ पूरे घर को देखती है और सोचती है कि क्या सच में यहाँ कोई रहता है। तभी उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है, मतलब एक ऐसा इंसान जो वायरस के गुस्से से पूरी तरह आजाद था। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किम जिन चिल्लाता है कि भाई ये क्या बवाल है। पूरा कमरा अलग अलग वेबटून्स और मनहावा के पोस्टर्स से भरा पड़ा था। चाउन माँ चकरा जाती है और पूछती है कि ये दीवारों पर कौन से अजीब तावीज और जादुई मंत्र लटके हुए हैं। पर किम जिन उसे समझाता है कि
अरे मैडम ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो मनहावा के पोस्टर्स हैं। तभी अचानक बेड पर सो रहा कोई इंसान हिलता है। चाउन मा तुरंत अपनी कल्टीवेटर वाली जादुई पावर जगा लेती है, पर किम जिन उसे रुकने को कहता है। बेड से एक लड़की उठकर खड़ी होती है जो अभी अभी सोकर जागी थी। उसे देखते ही अपना बर्गर भाई किम जिन पहली ही नजर में पिघल जाता है, यानी उससे भयंकर वाला प्यार हो जाता है। वो चिल्लाता है, वाह भाई ये तो साक्षात अप्सरा है, कितनी गजब की ब्यूटी है। चाउन मा को उसकी एक घटिया हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे उठाकर सीधे जमीन पर पटक देती है। उधर वो सोकर उठी लड़की इन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि खुशी से उछल पड़ती है। वो कहती है, अरे वाह, एक बोलता हुआ बर्गर और एक आसमान से उतरी जादुई परी। ऐसी अतरंगी चीजें तो सिर्फ मनहावा के अंदर ही देखने को मिलती हैं। किम जिन और चाउन मा दोनों मन ही मन सोचते हैं कि भाई ये लड़की तो बिल्कुल अपने तयन की जुड़वा बहन लग रही है, यानी इसका दिमाग भी मनहावा के चक्कर में पूरी तरह सटका हुआ है। लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल किसी वेबटून का लाइव सीन चल रहा है। चाउन मा हैरान होकर किम जिन से पूछती है कि क्या इस देश के सारे ही इंसान ऐसे दिमाग से पैदल होते हैं? तो किम जिन साफ मना कर देता है। वो लड़की ताली बजाते हुए कहती है कि भाई एक लड़की बनी चाउन मा को बर्गर से बातें करते देखना सच में पैसा वसूल सीन है। फिर वो मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम नारा है। किम जिन अपना बर्गर वाला दिमाग दौड़ाता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। वो चाउन मा को बताता है कि अरे मैडम ये लड़की तो अपने स्कूल में भयंकर फेमस है। मतलब स्कूल का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर क्लास में टेस्ट पेपर बांट रहे होते हैं। टीचर क्लास प्रेसिडेंट से कहते हैं कि ये टेस्ट पेपर ले जाओ और नारा को दे दो, क्योंकि वो हमेशा की तरह अपनी डेस्क पर सो रही है। क्लास प्रेसिडेंट हैरान हो जाती है क्योंकि उसने स्कूल में नारा को कभी जागते हुए देखा ही नहीं था। पर फिर भी ट्विस्ट ये है कि नारा हमेशा हर टेस्ट में पूरे 100% यानी परफेक्ट मार्क्स लाती थी। किम जिन हंसते हुए कहता है कि ये नारा हमारे स्कूल की नंबर 1 कुंभकर्ण है, यानी सोते सोते टॉप करने वाली स्टूडेंट। नारा खुद भी इस बात को मानती है और कहती है कि हाँ भाई मैं स्कूल में सिर्फ सोने ही जाती हूँ। वो आगे बताती है कि आज हमारे स्कूल का फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस है, इसीलिए स्कूल की छुट्टी है और मैं आराम से घर पर सो रही थी। किम जिन कहता है कि अच्छा तभी आज स्कूल में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं आया था? चाउन मा आंखें फाड़े उससे पूछती है, यार तुम इतनी बड़ी कुंभकर्ण हो कि बाहर जादुई दरवाजे खुल गए, आसमान से मॉन्स्टर्स बरसने लगे और तुम आराम से सो रही थी? नारा मासूमियत से जवाब देती है, अरे मुझे तो लगा कि मैं कोई मजेदार सपना देख रही हूँ जहाँ पोर्टल खुलते हैं और हंटर्स आकर लड़ते हैं। चाउन मा समझ जाती है कि इस लड़की का आलस ही इसकी सबसे बड़ी जादुई पावर है, जिसकी वजह से इस पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ। वो तुरंत नारा का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो बहन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नारा हवा में लटकते हुए कहती है, अरे मैडम मुझे नीचे उतारो, तुम इतनी दूर से उड़कर आई हो तो थक गई होगी। चाउन मा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि ये लड़की सच में हूबहू तयन की कार्बन कॉपी है। इसके बाद चाउन मा नारा किम जिन को लेकर वापस अपने स्कूल की तरफ हवा में उड़ जाती है। पर भाई कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दूर खड़ी एक रहस्यमय परछाई यानी एक अनजान विलेन इन सबको जाते हुए देख रहा होता है। वो शैडो मुस्कुराते हुए कमेंट करता है, वाह भाई सीन तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। यूनिया ने स्कूल की खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाई, लो भाई आगे हमारे धुरंधर। चाउन मा ने ली नारा और किम जिन को साथ लेकर सीधे स्कूल के मैदान में लैंड किया। उसने रास्ते में ही नारा को धरती के इस नए बवाल यानी ज़ोंबी अपोकैलिप्स की पूरी कहानी समझा दी थी। ली नारा क्लासरूम के अंदर कदम रखते ही अपनी छाती पर हाथ रखकर बोली, यार मेरी धड़कनें तो बहुत तेजी से चल रही हैं, पर इस क्लास में तो सारे के सारे लोग एकदम चमचमाते और सुंदर हैं। युनिया ने ली नारा को तुरंत पहचान लिया और उससे मिलकर खुशी जताई। उधर लेला ने तैन की तरफ देखकर ठंडी सांस ली और कहा, यहाँ नईन भाई की हालत पल पल खराब होती जा रही है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। बेबी यूरी ने गंभीर होकर कहा, हम अभी भी इस विनाश को रोक सकते हैं, पर इस मोड़ पर आकर तैन का गेम ओवर करना ही आखिरी और इकलौता रास्ता बचा है। ली नारा ने कुर्सी पर मजबूती से बंधे तैन को देखा और उसे एक ही नजर में पहचान लिया। अपना बर्गर बंस बना किम जिन चकरा कर बोला, अरे नारा बहन क्या तुम भी इस सतरंगी लड़के को जानती हो? नारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद तैन को मेरे बारे में इस वक्त कुछ याद न हो, पर हम दोनों बचपन के पक्के दोस्त, यानी मैंने ही सबसे पहले उसे मनहावा और वेबटून्स की इस मजेदार दुनिया की लत लगाई थी। ली नारा को अभी भी लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। वो बोली, तैन का यहाँ इस तरह सामने आना पक्का मेरे किसी खूबसूरत सपने का हिस्सा है। देवी यूरी ने नारा के पास जाकर पूछा, पर लड़की अंतरिक्ष का वो वायरस धरती के हर जीव के दिमाग को पागल कर रहा है, तुम इससे कैसे बची रही? नारा ने जवाब दिया, आप पक्का इंसाफ की देवी यूरी होना, मैंने रास्ते में आपके बारे में सुना था। असल में मैं इस वायरस से इसलिए बची रही क्योंकि मैं इस पूरे मजेदार सपने की असली मालकिन हूँ। यूनिया ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, यार ये लड़की तो पूरी तरह अपनी ही सपनों की दुनिया में जी रही है, इसे हकीकत समझ ही नहीं आ रही। नारा ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो बस अपने इस क्रश यानी अपने बचपन के प्यार के सपने के हिसाब से बात कर रही हूँ। ये सपना सिर्फ हम दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। तभी अचानक तैन पूरी तरह अपने होश खो बैठता है और एक खतरनाक बरसरकर यानी पागल योद्धा की तरह कुर्सी तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस साफत का क्या इलाज किया जाए, तभी अपनी नारा बिना डरे आगे बढ़ती है। यूनिया चिल्लाई, नारा ये तुम क्या करने जा रही हो, दूर हटो। पर नारा सीधे जाकर तड़पते हुए तैन को मजबूती से गले लगा लेती है। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज तैन अब शांत हो जाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारी नारा खड़ी है, अपनी आंखें खोलो और मुझे याद करने की कोशिश करो। यूरी चिल्लाई, लड़की तुरंत पीछे हटो। तैन इस वक्त एक खूंखार मॉन्स्टर बन चुका है, पर नारा उसकी एक नहीं सुनती। वो रोते हुए तैन से कहती है, अपने सारे मुश्किल दिनों को भूल जाओ भाई, अब सब ठीक होने वाला है। नारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे और तभी मनहावा का सबसे क्लासिक मोड़ आता है, मतलब उसकी आंख से गिरा एक आंसू सीधे तैन के माथे पर
जाकर टपकता है। और भाई वो आंसू कोई आम आंसू नहीं था, वो सीधे उस देवताओं वाले खतरनाक गुस्से के वायरस को जड़ से साफ करने लगता है, यानी उसे पूरी तरह प्योर कर देता है। नारा उसे वैसे ही गले लगाए रखती है। चाउन माँ अपनी आंखें फाड़े देखती है कि ये क्या जादूगरी चल रही है। किम जिन अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, यार ये सीन देखा देखा सा लग रहा है, मनवा के किस चैप्टर में ऐसा इमोशनल ड्रामा दिखाया गया था। यूरी भी सन रह गई कि अंतरिक्ष का इतना बड़ा वायरस इतनी आसानी से कैसे गायब हो गया। नारा के सच्चे प्यार और अफेक्शन ने तैन के शरीर को पूरी तरह हील कर दिया और वो ज़ोंबी बनने से बच गया। अपना तैन आखिरकार पूरी तरह होश में आ जाता है और अपनी आंखें खोलता है। और भाई यहाँ जो महा एंटी क्लाइमेक्स होता है उसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। तैन एकदम ब्लैंक नजरों से नारा की तरफ देखता है और पूछता है, अरे बहन तुम कौन हो? ये सुनते ही ली नारा का पूरा पोपट हो जाता है। मतलब वो भयंकर तरीके से एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा हो जाती है और अपना लाल हुआ मुंह छुपाते हुए दोबारा नर्वस होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तैन ने जैसे ही नारा का चेहरा ध्यान से देखा, उसे तुरंत याद आ गया कि भाई ये तो वही लड़की है जो हमेशा क्लास में सोती रहती है। तभी चाउन माँ ने नोटिस किया कि बाहर अभी भी सिचुएशन बड़ी खराब है और लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। न्याय की देवी यूरी ने तैन को समझाया कि भाई तुम्हारी इस क्लास वाली दोस्त नारा ने ही अपने जादुई आंसुओं से तुम्हारा खतरनाक वायरस ठीक किया है। तैन ने पूरी बात का शॉर्टकट समरी निकालते हुए मनहावा के स्टाइल में कहा कि भाई कमाल है, एक ऐसी लड़की जिसके पास देवताओं वाली कोई पावर भी नहीं है, वो अचानक आती है और सब कुछ चुटकियों में फिक्स कर देती है। तैन सोचने लगा कि उसने पहले भी मनहावा की कहानियों में ऐसे सीन देखे हैं जहां बचपन के प्यार के सच्चे आंसू और एक जादू की झप्पी बड़े से बड़े विलेन का जादू खत्म कर देती है। मतलब नारा ने उसकी जिंदगी में सच्चे प्यार करने वाली लड़की का रोल पूरी तरह निभा दिया था। टीम के बाकी मेंबर्स को भी बड़ी राहत मिली कि उनका अतरंगी हीरो सही सलामत वापस आ चुका है। खैर तैन ने दिल से नारा को थैंक यू बोला, पर नारा बेबी सोकर उठी तो तैन ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई तुम्हारा ये हुलिया थोड़ा अजीब लग रहा है, तो पहले अपनी शर्ट ठीक से पहन लो। नारा को अभी भी लग रहा था कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही है, इसलिए वो शर्मा के मारे तैन की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रही थी। तभी अपने तैन ने मनहावा के मेन हीरो वाला कड़क फैसला लिया और नारा को भी अपनी पलटन यानी टीम में शामिल कर लिया। उसने नारा को अपनी टीम का सपोर्ट प्लेयर बना दिया। तैन जानता था कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें नारा जैसी एक बहुत ही होशियार और जीनियस लड़की की जरूरत है, क्योंकि वही इस गुस्से के देवता हुजा करुणा के खतरनाक गेम को क्लियर करने की असली चाबी बनने वाली थी। उधर देवी यूरी मन ही मन सोच रही थी कि भाई एक मामूली इंसान अंतरिक्ष के देवताओं की पावर को ऐसे बेकार कर दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये लड़की इस अतरंगी तैन से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी साबित हो सकती है। तैन ने कड़क आवाज में कहा कि भाई अब हमारे पास उस गुस्से वाले विलेन को मजा चखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। नारा ने मुस्कुराते हुए कमेंट किया कि वाह यार, मेरा सपना तो बहुत ही डिटेल में चल रहा है, एक एक चीज कितनी असली लग रही है। ये सुनकर यून यह झल्ला कर बोली कि अरे वो कुंभकर्ण की बहन, ये कोई सपना वपना नहीं है, हमारी पूरी धरती की किस्मत इस वक्त हम लोगों के हाथों में टिकी हुई है। नारा को अब जाकर पूरी बात समझ में आई कि भाई मामला सच में बहुत गंभीर है। तैन ने अपनी पलटन से कहा कि चलो भाई अब वापस उस हुजा करुणा के ज्वालामुखी वाले गढ़ में चलते हैं और उसका गेम ओवर करते हैं। पर देवी यूरी ने उसे बीच में ही रोकते हुए चेतावनी दी कि अगर हम लोग बिना किसी तैयारी के ऐसे ही मुंह उठाकर वहां गए तो हमारा फिर से वही पुराना हाल होगा, यानी हम अपनी पिछली नाकामी को दोबारा दोहराएंगे। तैन सोच में पड़ गया कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि वो गुस्से का देवता कोई ऐसा मामूली विलन नहीं था जिसे सिर्फ लात घोंसों की लड़ाई से हराया जा सके। नारा ने सिचुएशन को देखा और कहा कि भाई मुझे पहले पूरी कहानी शुरू से समझाओ कि आखिर चल क्या रहा है। तैन ने नारा की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि जितने भी लोगों को वो जानता है उन सब में नारा सबसे ज्यादा दिमाग वाली और समझदार लड़की है। उसने फैसला किया कि वो नारा को अब तक का सारा बवाल एकदम शुरू से समझाएगा, ताकि वो सब मिलकर उस गुस्से के देवता को धूल चटाने के लिए एक कड़क और धांसू स्ट्रेटेजी यानी तगड़ा प्लान बना सके। उधर शहर के दूसरे हिस्से में हुजा करुणा के ठिकाने पर एक दिव्य रोशनी पहुंचती है, जिसे देख वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो ताना मारते हुए कहता है, बड़ा चिड़चिड़ा मामला है, ये तईन तो बिना बुलाए वापस आ गया, और ये साथ में एक और नया बंदा नारा कौन ले आया है? तईन ने भी मजे लेते हुए कहा, हुजूर आपने हमें बहुत परेशान कर लिया, पर अब बहुत हुआ, अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। हुजा करुणा को गुस्सा आ जाता है और वो तईन की तरफ झपटता है। जैसे ही उसका भारी भरकम मुक्का तईन के चेहरे के करीब पहुंचता है, तईन मुस्कुरा देता है। अचानक पूरे इलाके में एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि लड़कियों ने मिलकर एक मजबूत जादुई बैरियर खड़ा कर दिया ताकि कोई भी उन्हें छू न सके। हुजा करुणा हैरान रह गया क्योंकि उसका मुक्का अभी तईन के चेहरे तक पहुंचा भी नहीं था, पर धमाका उससे पहले ही हो गया। ये सब देवी यूरी का कमाल था, जिन्होंने न्याय के कवच यानी प्रोटेक्शन ऑफ जस्टिस का इस्तेमाल करके तईन को बचा लिया था। तईन ने माहौल को और गर्माता देखा, क्यों हुजा भाई, अभी तो शुरुआत है, टेंशन थोड़ी और बढ़ाएं क्या? ये सुनकर हुजा करुणा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाकर यूरी से पूछता है, अरे यूरी, ये क्या तमाशा है? तुम एक कॉन्स्टेलेशन होकर इन मामूली कीड़ों का साथ दे रही हो, मेरी बराबरी करने के लिए इनका पक्ष ले रही हो? यूरी शांत रहकर बोली, नहीं, मैं उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें विनाश से बचाए आई। हुजा करुणा इस बात का मजाक उड़ाते हुए एक और जोरदार प्रहार करता है। तईन गर्व से कहता है, यूरी के न्याय के कवच के साथ अब मैं किसी कॉन्स्टेलेशन की बराबर की टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। हुजा करुणा ठहाके मारकर हंसता है और चिढ़कर कहता है, अरे तईन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे मुकाबले के हो? तुम तो बस एक मामूली इंसान हो। तभी उसके गले का लॉकेट चमकने लगता है और उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। तईन समझ जाता है कि ये तो हुजा करुणा का सेकंड फेज है, जो पिछली बार उन्हें भारी पड़ा था। हुजा करुणा ललकारते हुए कहता है कि अगर मुकाबला करना ही था तो अपनी ताकत दिखाते, न कि देवताओं की शक्तियों का सहारा लेते। हुजा करुणा एक और खतरनाक मुक्का मारता है और यूरी का बैरियर कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। जिस शांति के माहौल में ये
लड़ाई हो रही थी, वह अचानक एक और धमाके के साथ फट पड़ता है। तइन दूर जाकर गिरता है और यूरी को उस हमले की भारी चोट लगती है। यूरी अपनी जान बचाते हुए अपनी साथी को आवाज देती है और हुजा करुणा एक लंबी सांस छोड़कर कहता है, ये अंत तो होना ही था। यूरी बुरी तरह हैरान थी। उसने पूछा, आखिर तू इतना ताकतवर कैसे हो गया कि मेरी न्याय यानी अथॉरिटी को इतनी आसानी से तोड़ दिया? हुजा करुणा ठहाके मारते हुए बोला, मैं ताकतवर नहीं हुआ यूरी, तुम लोगों की फितरत ही है कीड़े मकोड़ों की तरह सोचना। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था? मैं तो अपने गुस्से को रोक कर बैठा था। हुजा करुणा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, जिस दिन से होश संभाला है मेरा गुस्सा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। मैंने जो भी चाहा मेरा यही गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर गया। और मजाक देखो, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने इसी गुस्से पर आता था। मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सारी नफरत और गुस्से को इस लॉकेट यानी एमुलेट ऑफ रेज में कैद कर लिया था। हुजा करुणा की आंखों में अब शैतानी चमक थी। वो बोला, बहुत हुआ दम घोटना, अब समय आ गया है इस पागलपन को आजाद करने का। उसने अपना लॉकेट खोला और अपनी बरसों की जमा की हुई सारी ऊर्जा बाहर निकाल दी। देखते ही देखते उसकी सारी एनर्जी खूंखार काले जानवरों में बदल गई, जो हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे शिकारी शिकार की तलाश में हो। हुजा करुणा नीचे झुका और अपने उन खूंखार रूहानी पशु को ललकारते हुए बोला, जाओ और उस तईन का नामो निशान मिटा दो। तईन ने अपने साथियों की तरफ देखा। उसने अपनी पूरी टीम पर अटूट भरोसा जताया और अपनी आंखें बंद की। एक ठंडी और शांत मुस्कान के साथ उसने चिल्लाकर अपनी पहली पावर अनलॉक की, एसेंशन स्टेज 1। उसने अपनी रेप्लिका स्किल का इस्तेमाल किया और कहा, अगर तूने अपनी पूरी ताकत दिखाई है तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? इस कलाकार को अपनी कलाकारी दिखाने से रोकने का कोई फायदा नहीं। पलक झपकते ही वहां तईन के सैकड़ों हमशक्ल पैदा हो गए। पूरा मैदान अब तईन के क्लोन से भर चुका था। हुजा करुणा ये नजारा देख और जोर से हंसा, जितने भी कीड़े पैदा करने हैं कर ले तईन, आज तेरा अंत पक्का है। तुझे इस दुनिया की धूल में मिलने से कोई नहीं बचा सकता। यूरी ने दानव पर अपनी तलवार से एक सीधा वार किया, लेकिन वो दानव मरा नहीं, बल्कि उसके कटे हुए हिस्से से 2 और सिर निकल आए। यूरी झल्लाकर बोली कि ऐसे तो यह लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी नारा ने घबरा कर कहा, भाई हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। यूरी ने अपना ग्लो मैजिक यानी दिव्य रोशनी का जादू इस्तेमाल किया, जिस पर नारा ने सलाह दी कि हमें तुरंत पीछे हटकर तईन को यहाँ लाना होगा। पर न्याय की देवी यूरी ने कहा कि वो भी यही चाहती है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आते किसी न किसी को तो यहाँ डटकर बाकी लड़कियों की रक्षा करनी होगी। उसे अफसोस था कि उसने पहले ये सब जानकारी टीम को नहीं दी थी, इसलिए अब वो सब कुछ खुद ठीक करना चाहती थी। यूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ी और उसने उस लावा वाले नाग पर एक और जोरदार वार किया। इसके साथ ही उसने अपना सीज ग्लो मैजिक मतलब रोशनी रोकने वाली जादुई ताकत इस्तेमाल की। पर तभी उस नाग ने चालाकी से यूरी को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ये देखते ही चावन माँ ने बिना एक सेकंड गंवाए अपना सेलेस्टियल डेमन सील यानी दिव्य असुर बंधन चलाकर उस नाग को धूल चढ़ा दी। चावन माँ ने यूरी की तरफ देखकर कहा, अरे मैडम, अब मुझे कॉन्स्टलेशन ऑफ जस्टिस कहकर बुलाना बंद करो। यूरी हैरान होकर पीछे मुड़ी, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि वो नाग कोई मामूली आफत नहीं था, बल्कि वो उस गुस्से वाले देवता की ऑब्सीडियन ऑफ रैथ मतलब गुस्से के काले पत्थर से पैदा हुआ एक जादुई दानव था। तभी लेला ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वो भी इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। आखिर उन सबको तईन से शेयर्ड पावर मतलब साझी ताकत मिल चुकी थी और यूरी के आशीर्वाद के साथ उनके पास जीतने का पूरा मौका था। ये देखकर देवी यूरी मन ही मन सोचने लगी कि इन इंसानों में जीने की कितनी तगड़ी इच्छा है। उसे समझ आ गया कि हुजा करुणा का इंसानों को कमजोर समझने का कबाड़ा आइडिया पूरी तरह गलत था, क्योंकि इंसान तो ब्रह्मांड के बाकी सभी जीवों में सबसे शानदार है। दूसरी तरफ हुजा करुणा ने तईन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और दहाड़ा, बहुत छुप लिया तईन, अब तेरा अंत नजदीक है। एक बड़े धमाके के साथ तईन के सारे रेप्लिका यानी हमशक्ल सेना वाले क्लोन्स खाक हो गए। तईन ने अपनी असली बॉडी को पहले ही सुरक्षित दूरी पर रखा हुआ था, लेकिन खतरा बढ़ता देख उसने तुरंत अपनी एक्सक्लूजन एबिलिटी मतलब गेम से बाहर निकालने वाली कला का इस्तेमाल किया। हुजा करुणा ने तईन के क्लोन का गला दबोच लिया और चिढ़कर बोला, तू मुझे हल्के में ले रहा है तईन, और ये बता तू पलटवार क्यों नहीं कर रहा? तो अपने तईन ने एक कड़क मुस्कान बिखेरी और शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुझसे लड़ना ही नहीं चाहता। हुजा करुणा चकरा गया कि इसका क्या मतलब है, तो तईन ने पासा पलटते हुए साफ कर दिया, देख भाई, तुम जैसे कॉन्स्टलेशन कभी मर तो सकते नहीं, तो ये लड़ाई तो अनंत काल तक चलती रहेगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं लड़ने के बजाय तुझे भी अपना साथी मतलब अपनी पलटन का मेंबर बनाकर ही दम लूंगा। तो भाई लोग, इस खतरनाक लड़ाई से ठीक पहले स्कूल के कमरे में जो पंचायत बैठी थी ना, अब वो सुनो। यूरी मैडम ने सबको समझाया कि उस विलन को अपनी टीम में शामिल करने का ये आइडिया एकदम सही है। इस पर ली नारा भी खुश होकर बोली कि भाई प्लान तो बड़ा मस्त है, पर अपनी चाउन माँ बीच में टांग लड़ाते हुए बोली कि अरे ओ दीदी, क्या हम इंसानों के लिए आसमान के इन खतरनाक भूतों मतलब कॉन्स्टलेशन से हाथ मिलाना मुमकिन भी है? तभी किम जिन ने उसका दिमाग ठिकाने लाते हुए याद दिलाया कि अरे वो आंटी भूल गई क्या, अपनी यूरी मैडम भी तो एक कॉन्स्टलेशन यानी ऊपर आसमान की देवी है। फिर यून ने तैन की तरफ देखा और पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? अपने तैन ने कड़क आवाज में मना कर दिया कि भाई बिल्कुल भी नहीं। सब लड़कियां हैरान होकर पूछने लगी कि क्यों भाई, अब क्या दिक्कत है? तब अपने अतरंगी हीरो ने अपना वही अजीब दिमाग चलाया, चौथी दीवार तोड़ते हुए बोला कि देखो यार, इस हुजा करुणा को दोस्त बनाना बहुत अजीब लगेगा। अभी तो हम कहानी के पुराने किरदारों को ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं, ऊपर से एक और नया बंदा टीम में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, यानी पूरा रायता फैल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे मनहवा पढ़ने वाले रीडर्स को तो एक तगड़ी फाइट देखनी है ना। तुम लोग ये क्या फालतू बातें लेकर बैठ गए हो? अब सब लड़कियां चकरा गई कि ये लड़का आखिर किस दुनिया की बातें कर रहा है। चावन माँ ने तईन का साथ दिया और बोली कि हाँ, मैं भी इस बकवास प्लान के खिलाफ हूँ। वो हुजा करुणा एक नंबर का जल्लाद है जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। जब तक मैं अपने हाथ से उसका काम तमाम नहीं कर देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर यूरी मैडम ने उसे टोकते हुए कड़वा सच बताया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मामूली इंसान चाहकर भी कभी किसी कॉन्स्टलेशन यानी
यानी अमर देवता को नहीं मार सकते। लीला ने मासूमियत से पूछा कि तो यूरी जी, आप ही हमारी तरफ से उस विलेन को कूट दो ना। यूरी ने समझाया कि असल में कॉन्स्टलेशंस का आपस में सीधे लड़ना मना है, यानी ऊपर का कानून इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन अगर हम चालकी से हुजा करुणा को अपना दोस्त बना ले तो हम उसकी इसी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। तैन ने फिर से नखरे दिखाए कि यार मैं फिर भी उसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, पर तभी अपनी होशियार ली नारा ने उसे डरते हुए बोला कि अच्छा जी, तो अगर तुम्हारे पास इससे कोई बढ़िया आइडिया है तो चुपचाप बताओ ना। ये सुनते ही अपना तैन बिल्कुल शांत हो गया। वो अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाने लगा कि कोई तगड़ा ट्विस्ट मिल जाए, पर जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने हार मान ली। वो बेबसी में यूरी से बोला कि ठीक है मैडम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब आप ही मुझे उस गुस्से के देवता हुजा करुणा के बारे में सब कुछ बता दो जो आप जानती हो, ताकि हम उसका गेम ओवर कर सके। अब सीन वापस वर्तमान में आता है भाई लोग। अपना तैन विलेन से कहता है कि बॉस, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल यानी अपना साथी इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारा तारा मतलब तुम्हारा स्टार पैदा होते ही बहुत स्पेशल था। और गुस्से वाले भैया हुजा करुणा को यह ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तैन के मुंह पर एक करारा मुक्का जड़ दिया। तैन ने तुरंत अपनी मिराज एडवांस यानी भ्रम वाली तेज चाल चली और दूर हटकर बोला कि अरे भाई, जब तुम पैदा हुए थे तो सब कहते थे कि तुम सभी तारों में सबसे ज्यादा चमकने वाले हो, लेकिन तुम्हारी गंदी आदत और खराब बर्ताव की वजह से बाकी सारे स्टार्स तुमसे दूर भागने लगे और तुम अकेले पड़कर सबसे जलने लगे। हुजा करुणा चिढ़कर चिल्लाया, तू होता कौन है मुझे जज करने वाला? असल में भाई लोग, फ्लैशबैक का सीन ये था कि पुरानी दुनिया में कोई भी हुजा करुणा से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी पर्सनालिटी एकदम बकवास थी और वो सबके लिए मुसीबत खड़ी करता था। वो बेचारा अकेला बैठा चिढ़ता रहता था। तभी सीख नाम के एक बड़े कैरेक्टर ने उसका नाम पुकारा। सीख ने कहा कि मुझे तुम्हारा ये हमेशा गुस्से में रहने वाला स्टाइल बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं तुम्हें गुस्से का देवता यानी कॉन्स्टलेशन ऑफ रैथ की गद्दी पर बिठाता हूँ ताकि तुम ब्रह्मांड का सिस्टम संभाल सको। हुजा करुणा को पहली बार लगा कि चलो किसी ने तो उसे नोटिस किया यानी उसे इज्जत दी। हालांकि अब उसे लगता है कि वो बहुत ही घटिया फीलिंग थी, पर तब से वो चुपचाप अपनी ड्यूटी कर रहा था। वर्तमान में हुजा करुणा तैन को कूटते हुए गाली देता है और कहता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरे सामने ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे मेरे बारे में सब जानते हो। तब अपना तैन एकदम असली हीरो वाले अंदाज में डायलॉग मारता है और कहता है, अरे भाई, अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी इस नफरत को झेलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा सच्चा दोस्त हूँ जो न कभी टूटेगा और न कभी तुम्हें अकेला छोड़कर जाएगा। हुजा करुणा कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। इधर तैन मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि भाई प्लीज ये तरकीब काम कर जाए, इस गुस्से वाले अंकल को झेलते झेलते मेरी खुद की लिमिट खत्म होने वाली है। हुजा करुणा कहता है कि तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसने मुझसे ऐसी बात की है, चलो देखते हैं कि तुम सच में टिकते हो या बाकी कीड़ों की तरह मुझे छोड़कर भाग जाते हो। तैन को लगता है कि मामला अभी भी बहुत डेंजरस है और उसकी जान भी जा सकती है। तभी उसे सिस्टम की लिखी हुई कोई अजीब बात यानी कोई हिंट दिखाई देती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हुजा करुणा अपनी सबसे खतरनाक स्किल हेल एक्सप्लोजन मतलब नरक का महाधमाका चालू कर देता है। अब दूसरी तरफ का हाल देखो भाई लोग, जहाँ अपनी लीला अपनी छोटी तलवार यानी खंजर से उस कई सिर वाले नाग पर जोरदार वार करती है। वो लगातार लड़ने की वजह से बुरी तरह हाँफ रही है और टीम के बाकी लोग भी डरकर उस खतरनाक सांप को देख रहे हैं कि अब आगे क्या नया बवाल होने वाला है। उधर उस भयंकर धमाके के बाद गुस्से वाले अंकल हुजा करुणा एक लंबी सांस लेकर कहते हैं कि भाई, बहुत दिनों बाद मैंने अपना इतना गुस्सा बाहर निकाला है, अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला है। अपना तैन वहीं से लेटे लेटे मजे लेते हुए कहता है, अरे भाई भाई, इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हुजा करुणा ये देखकर हैरान रह जाता है कि यल का इतने बड़े धमाके के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। वो सोचता है कि साले के सारे दांव पेंच खत्म हो चुके थे, फिर भी ये जिंदा है। अब तैन मन ही मन हंसकर सोचता है कि बेटा, इसी को तो असली हीरो का प्लॉट आर्मर मतलब कहानी में हीरो का कभी ना मरना कहते हैं। फिर तैन उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी जान लो कि दिल के गहरे कोने में तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। हुजा करुणा ने छिड़कर कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सदियों से मेरे जिगरी यार हो और सब जानते हो। तब तैन उसे पूरी बात समझाता है कि देखो भाई, तुमने इंसानों को मिटाने के लिए ये गुस्से का वायरस फैलाया था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो लोग सिर्फ गुस्से में चिल्ला रहे थे। वो बाकी कहानियों के ज़ोंबी की तरह एक दूसरे का मांस नहीं नोच रहे थे और ना ही जान ले रहे थे। वो सिर्फ उन लोगों पर हमला कर रहे थे जो ठीक थे, ताकि ये वायरस उनके अंदर भी चला जाए। और तभी मुझे समझ आया कि तुम्हारे इस गुस्से की असली वजह क्या है। असल में तुम दुनिया को मिटाना नहीं चाहते, तुम तो सिर्फ ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो तुम्हारी इस घुटन, अकेलेपन और परेशानी को समझ सके। तुमने इतने लंबे समय तक इस दर्द को अकेले झेला ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। ये सब अकेले सहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना भाई। तैन आगे कहता है कि तुम पहले अपनी इस खराब पर्सनालिटी यानी अपने चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से खुद को कोसते रहते थे कि तुम बाकी नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं जी पाते। तुम खुद को बदलना चाहते थे, पर वो इतना आसान नहीं था। लेकिन भाई, अब इस दर्द को अकेले सहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने पहले जो भी झेला सो झेला, पर अब तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी असली कीमत जानते हैं। इसलिए चलो अब ये फालतू के नखरे छोड़ो और मेरे कंपेनियन यानी मेरी पॉल्टन के पक्के साथी बन जाओ। ये ज्ञान सुनकर वो गुस्से का देवता कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रहेगा, मतलब एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वो अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, साले, तेरी इन भावुक बातों को सुनकर मुझे सच में बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है। तैन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और हुजा करुणा ने उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे तैन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। विलेन चिल्लाता है, मुझे किसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं है, तो चुपचाप अपनी जान दे दे। वो तैन को एक के बाद एक कई मुक्के मारता है और अपना हीरो बेचारा जमीन पर ढेर हो जाता है। तैन को ऐसे जमीन पर गिरता देख अपनी यूरी जोर से उसका नाम पुकारती है। हुजा करुणा तैन का गेम ओवर करने के लिए एक आखिरी जोरदार वार करता है, पर इस बार तैन की किस्मत अच्छी थी। उसका निशाना चूक जाता है और वो भारी मुक्का सीधे जमीन को फाड़ते हुए अंदर घुस जाता है। तभी अपनी यूरी चिल्लाकर हुजा करुणा
करुणा को रुकने के लिए कहती हैं और दूसरी तरफ लीला भी अपने दोस्त को आवाज देती है। इधर पूजा करुणा एकदम शांत पड़ जाता है और तैन को गाली देते हुए कहता है, साले कमीने, तेरी इन बातों की वजह से तो मैं अब ढंग से गुस्सा भी नहीं कर पा रहा हूँ। यानी भाई विलेन का सारा गुस्सा अब हवा हो चुका था। ये बढ़िया मौका देखते ही अपनी ली नारा भाग कर आती है और तैन को हील कर देती है, मतलब अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी चोटें चुटकियों में ठीक कर देती है। अपना तैन हमेशा की तरह मजे लेते हुए कहता है, वाह भाई ये तो एकदम क्लासिक मनहावा वाला सीन हो गया। तभी यूरी हुजा करुणा से कहती है, अरे हुजा अपने आसपास तो देखो कि तुम कहाँ हो। हुजा करुणा होश में आता है और इधर उधर देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, यार ये जगह तो सच में बहुत खूबसूरत है। असल में भाई लोग वो कोई बर्फ से जमी हुई एकदम शांत और सुंदर जगह थी। ये देखकर वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। तैन उससे पूछता है, भाई आखिर तुम्हारी असली इच्छा क्या है, तुम सच में क्या चाहते हो? और ये बोलते हुए अपना तैन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है और कहता है, चलो भाई अब सारे नखरे छोड़ो और मेरी पर्यटन के पक्के साथी यानी कंपेनियन बन जाओ। हुजा करुणा ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कुछ सोच कर कहता है, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है। तैन खुश होकर कहता है, क्या बात है बस, तुमने एकदम सही फैसला किया। मुझे वैसे भी रोने धोने वाली पुरानी बोरिंग कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पर तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है भाई लोग। तैन जैसे ही हुजा करुणा से हाथ मिलाने जाता है उसका हाथ आर पार निकल जाता है, मतलब वो विलन के शरीर को छू ही नहीं पाता। हुजा करुणा उदास होकर कहता है, शायद मैं अब तुम्हारी टीम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। ये देखकर यूरी भी हैरान होकर चिल्ला पड़ती है कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है। हुजा करुणा रोते रोते समझाता है कि असल में हम कॉन्स्टलेशंस का ये नियम है कि जब हमारे जीने की वजह यानी हमारा मकसद ही खत्म हो जाता है तो हमारा वजूद भी मिट जाता है। और चूंकि मेरा गुस्सा ही मेरे जीने की इकलौती वजह था जो अब तैन की बातों से पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा हूँ। तैन घबरा कर बोलता है, अरे भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा। पर हुजा करुणा अपने गले से वो जादुई लॉकेट यानी एमुलेट ऑफ रेज गुस्से का ताबीज निकालता है और तैन के हाथ में थमा लेता है। वो कहता है, इसे रख लो तैन, इसमें मैंने सालों का अपना सारा गुस्सा कैद करके रखा है। ये तुम्हारी आगे की जर्नी यानी आगे के सफर में बहुत काम आएगा। इसके बाद वो मजेदार तरीके से हंसता है और तैन से माफी मांगते हुए कहता है, यार तैन मुझे माफ करना जो मैं तुम्हें हमेशा कीड़ा मकोड़ा बोलता रहता था। पर किस्मत का खेल देखो ना, आज पहली बार जिंदगी में मेरा किसी से कभी न टूटने वाला रिश्ता यानी एक सच्चा कनेक्शन बना है। और भगवान का मजाक देखो कि मैं उसी टाइम में इस दुनिया से साफ हो रहा हूँ। सच बताऊं तो इस बात से मुझे बहुत भयंकर चिढ़ मच रही है। तैन अभी गायब होते हुए पूजा करुणा का नाम पुकार ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया भाई लोग। अपनी यूरी आंटी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे तैन की गर्दन पर अपनी तलवार से वार कर दिया। अपना तैन तो पैदाइशी खिलाड़ी था, वो तुरंत झुक गया और बाल बाल बचा। यूरी गुस्से में चिल्लाई, मुझे उस पूजा करुणा को पहले ही निपटा देना चाहिए था। असल में भाई लोग किसी कॉन्स्टलेशन यानी आसमान के अमर देवता का इस तरह गायब हो जाना ब्रह्मांड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सिस्टम की कैलकुलेशन के हिसाब से अब अपना तैन इस पूरी कायनात के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, मतलब पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। टीम की बाकी लड़कियां चिल्लाईं, अरे यूरी दीदी पागल हो गई हो क्या, 2 मिनट रुको तो सही। पर यूरी ने कहा, मुझे माफ करना लड़कियों। और वो तैन पर अपना आखिरी वार करने ही वाली थी कि तभी एक अजनबी ने पीछे से आकर उसकी चमकती हुई तलवार को हाथ से पकड़ लिया और बोला, अरे मैडम जरा ठहरो। यूरी ने चौंक कर पीछे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ओमोश रॉय यानी मजे और मनोरंजन का देवता था। अपना तैन उसे देखकर मनी मन सोचने लगा कि भाई ये लोमड़ी जैसी आंखों वाला बंदा तो कोई महाशक्तिशाली और खतरनाक खिलाड़ी लग रहा है। यूरी ने चिढ़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओमोश रॉय मुस्कुराते हुए बोला, अरे शांत आंटी शांत, जरा लंबी सांस लो और मेरी बात सुनो। ओमोश रॉय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तैन उस गुस्से वाले विलेन को अपनी टीम का मेंबर बनाना चाहता था। उसने तैन को बधाई दी कि भाई मान गए, तुम्हें गुस्से के देवता का वो खतरनाक जादुई ताबीज मिल गया। लेकिन फिर उसने असली बम फोड़ा और कहा कि इससे भी बड़ी बात यह है कि किंग ऑफ कॉन्स्टलेशन मतलब सभी देवताओं के राजा का एक शाही फरमान आया है। लो भाई अब ये क्या नया बखेड़ा है? ओमोश रॉय ने शॉर्टकट में समझाया कि राजा ने तुम्हें एक दिव्य समारोह में बुलाया है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें खुद एक कॉन्स्टलेशन यानी आसमान का देवता बनने का न्योता मिला है, मतलब देवताओं की वीआईपी पार्टी में एंट्री। ये सुनते ही यूरी आंटी का पारा चढ़ गया और यून ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। अपने तैन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मजाक मत करो, तुम आसमान वाले देवता हम इंसानों को सिर्फ अपनी रेसिपी का सामान मतलब खाने की चीज समझते हो और अब हमें ही निपटाने के चक्कर में हो। ओमोश रॉय ने कहा, अरे चिल करो भाई, ऊपर बैठे सारे देवता एक जैसे नहीं होते। फिर उसने तैन की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या तुम सच में इस गॉड लेवल ऑफर को ठुकरा रहे हो, जबकि इसमें फायदा सिर्फ तुम्हारा ही है। अपने तैन ने बिना एक सेकंड गंवाए साफ मना कर दिया और ओमोश रॉय को एकदम ठंडी और खतरनाक नजरों से घूरने लगा। ओमोश रॉय जोर से हंसा और बोला, भाई मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं काफी समय से एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जो मजे के लिए कुछ भी कर सके, और मैं तो खुद मजे का देवता हूँ। मैं ये धांसू सीन कैसे मिस कर सकता हूँ? उसने आगे बताया कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ऊपर बैठे बाकी सारे देवता भी तैन की इस अतरंगी हरकत को लाइव देख रहे थे। खासकर हुजा करुणा को धूल चटाने के बाद तो तैन सबका फेवरेट बन चुका था। तैन ने चिढ़कर कहा, अब तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। ओमोश रॉय मुस्कुराया और जाते जाते बोला, ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ और राजा को बोल दूंगा कि तैन ने देवता बनने से साफ मना कर दिया है। लेकिन बेटा तैन, अब आगे के लिए अपनी कमर कस लेना, क्योंकि आज की बात से ऊपर आसमान के सारे देवता और राशि चक्र के वो 12 घराने यानी 12 हाउसेज ऑफ द ज़ोडियाक तुम्हारे जानी दुश्मन बन चुके हैं। तैन ने हैरान होकर पूछा कि भाई ये राशि चक्र के 12 घराने क्या नया बवाल है? तो ओमोश रॉय ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने बड़े मजेदार अंदाज में समझाया कि देखो भाई, आसमान के इन अनगिनत देवताओं यानी कॉन्स्टलेशंस के बीच कुछ सबसे ज्यादा चमकने वाले
वीआईपी स्टार्स होते हैं जिन्हें खुद देवताओं का राजा चुनता है। इनमें से जो सबसे टॉप लेवल के 12 खिलाड़ी हैं उन्हें राशि चक्र का घराना कहा जाता है। और भाई इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि इनमें से हर एक के पास इतनी खतरनाक पावर है कि वो पूरी कायनात का नामो निशान 1 सेकंड में मिटा सकते हैं। अपना टाइम तो ये सुनते ही सोच में पड़ गया कि भाई साहब मतलब अब 1-2 नहीं बल्कि सीधे 12 ऐसे अमर और महाशक्तिशाली विलन से दुश्मनी मोल ले ली है जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा सुसाइड करने जैसा मामला हो गया। तैन को परेशान देखकर ओमोशिरोई हंसते हुए बोला कि अरे टेंशन मत लो भाई, तुम 12 में से एक विलेन को तो अभी के अभी अपनी लिस्ट से बाहर कर सकते हो क्योंकि न्याय की देवी यूरी आंटी तो पहले से ही तुम्हारी साइड ले चुकी है। ये सुनते ही तैन का दिमाग चकरा गया। उसने आंखें फाड़कर पूछा, क्या अपनी यूरी आंटी इन 12 खतरनाक महारथियों में से एक है? यूरी ने बहुत ही शांत अंदाज में कहा कि हाँ तैन, तुमने बिल्कुल सही सुना। न्याय की देवी का टाइटल मिलने से पहले मेरा असली नाम तुला राशि की यूडोरेनी था और इस वक्त मैं इन 12 घरानों में 7वें नंबर की सबसे बड़ी बॉस हूँ। अपना तैन तो नहीं मन नाचने लगा कि भाई साहब मैं कब से इतने बड़े गॉड लेवल वीआईपी बंदे को अपनी पलटन में साथ लेकर घूम रहा था और मुझे भनक तक नहीं लगी। तैन ने नोटिस किया कि क्या ये खास निशान सारे देवताओं पर होता है? तो ओमोशिरोई कंफर्म किया कि हाँ भाई, निशान तो सब पर होता है पर सबका डिजाइन और पैटर्न एकदम अलग होता है। ओमोशिरोई ने आगे मजे लेते हुए कहा कि देखो भाई, मैंने तुम लोगों को उस गुस्से वाले अंकल हुजा करुणा से लड़ते हुए लाइव देखा है और जिस तरह यूरी खुलेआम राजा के नियमों की धज्जियां उड़ाकर तुम्हारा साथ दे रही है ना, उस हिसाब से बहुत जल्द ऊपर के राजा जी उसकी छुट्टी कर देंगे। यानी वो बहुत ही जल्द इन 12 घरानों की अपनी इस वीआईपी गद्दी से हाथ धो बैठेगी। पर अपनी यूरी आंटी तो एकदम कड़क और वसूलों वाली थी। उन्होंने ओमोशिरोई को घूरते हुए कहा कि मुझे इस ऊंचे पद या गद्दी की कोई लालच नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इस ब्रह्मांड के सिस्टम और कायनात की रक्षा करना है और अगर इसके लिए मुझे अपनी शानदार गद्दी को लात भी मारनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। यूरी के इस भारी भरकम डायलॉग को सुनकर ओमोशिरोई ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, यार मैडम, तुम तो कभी मजाक के मूड में होती ही नहीं, हर बात पर इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? तैन ने ओमोशिरोई से पूछा कि भाई अब कुछ और भी कहना बाकी है या हम जाएं? तो मजे के देवता ओमोशिरोई ने अपना वही अतरंगी दिमाग चलाया और बोला कि तैन, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, इसलिए अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा मनोरंजन करो, यानी मुझे फुल मजा दो और बदले में मैं भी तुम्हें मजा दूंगा। ये सुनते ही अपनी गर्म खून वाली चाउन मां भड़क गई और बोली कि मैं कब से तुम्हारे जैसे किसी तगड़े विलन्स का इंतजार कर रही थी। वो अपनी पूरी डेमोनिक एनर्जी मतलब राक्षसी ताकत के साथ आगे बढ़ी और बोली कि आज तो मैं इस ओमोशिरोई का गेम ओवर करके ही दम लूंगी। ओमोशिरोई ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे भाई इतने खतरनाक शब्द मत बोलो, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। पर जैसे चाउन मां ने अपना सबसे तगड़ा और महा अटैक ओमोशिरोई पर चलाया तो अपना तैन भी हैरान रह गया। ओमोशिरोई ने बस मजे मजे में अपनी एक उंगली से चाउन मां को एक छोटा सा फ्लिक यानी एक हल्की सी चुटकी मारी और भाई साहब वो चुटकी इतनी खतरनाक थी कि पूरा का पूरा आयाम मतलब वो पूरी दुनिया ही चकनाचूर हो गई। किस्मत अच्छी थी कि अपनी यूरी आंटी ने तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन वाली जादुई चाल चली और सबको वहां से गायब कर दिया और उनके निकलते ही वो पूरा प्लेनेट एक भयंकर धमाके के साथ हवा में उड़ गया। इस जादुई टेलीपोर्टेशन के दौरान यूरी आंटी ने हाफते हुए चाउन मां से पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? अगर मेरे न्याय का कवच तुम्हारे पास नहीं होता तो आज तुम्हारी जान पक्का चली जाती। पर अपनी जिद्दी चाउन मां मुस्कुराते हुए बोली कि अरे आंटी, अपने से किसी बहुत ज्यादा ताकतवर बंदे से लड़ते हुए जान चली भी जाए तो उसमें भी एक अलग ही मजा है। तभी उस जादुई रास्ते के बीच में अचानक ओमोशिरोई फिर से प्रकट हो गया और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं आंटी। वैसे तुम सब लोग भाग कर जा कहाँ रहे हो? मानना पड़ेगा तुम इंसान सच में बहुत मजेदार चीज हो। तैन को बहुत गुस्सा आ रहा था तो ओमोशिरोई ने मासूम बनते हुए पूछा कि अरे तैन भाई, तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? मैंने ही तो अभी थोड़ी देर पहले उस गुस्से वाले अंकल हुजा करुणा के हमले से तुम्हारी जान बचाई थी। फिर उसने असली वजह बताई कि वो मजे का रखवाला है और वो तैन को इसलिए बचाएगा ताकि ऊपर बाकी सारे देवता मिलकर तैन पर एक साथ हमला न कर दे, यानी टीम बनाकर उसे एक साथ न कूट दे। आखिरकार उसने अपना असली वीआईपी कार्ड खोला और बताया कि वो कोई मामूली देवता नहीं है बल्कि वो है मकर राशि का ओमोशिरोई, यानी इन 12 घरानों में 10वें नंबर का सबसे बड़ा बॉस। और भाई लोग, इसके बाद ओमोशिरोई ने तैन के कान के पास जाकर धीरे से कोई खुफिया बात यानी टॉप सीक्रेट फुसफुसाया। ओमोशिरोई ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई इसमें तो बड़ा मजा आएगा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर उसने तैन के हाथ में एक चमचमाती हुई बांसुरी थमा दी और चेतावनी देते हुए बोला कि बेटा, अगर आगे कभी मेरे साथ खेलने का मन करे तो बस इस बांसुरी को बजा देना। चलो भाई, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और ऐसा कहकर वो हवा में रफू चक्कर हो गया। अपना तैन बस हैरान होकर अपने हाथ में रखी उस जादुई बांसुरी को देखता रह गया कि अब इस नए बवाल का क्या करना है। तो भाई लोग, आखिरकार सब लोग जादुई रास्ते से टेलीपोर्ट होकर वापस अपनी धरती पर यानी अपने उसी पुराने स्कूल के पास पहुंचाते हैं। यूनी अपना सिर पकड़कर बोलती है कि भाई, मैं चाहे कितनी भी बार इस जादुई चक्कर में आऊं जाऊं पर मुझे इसकी आदत कभी नहीं होने वाली। मतलब मेरा दिमाग तो पक्का घूम जाता है। इधर अपना तैन भी सोच में पड़ा था कि भाई, कहानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मुझे उस गुस्से वाले अंकल हुजा करुणा को ठीक से विदा करने का यानी संभालने का टाइम भी नहीं मिला और हम वापस धरती पर टपक गए। तभी अपनी यूरी आंटी तैन के पास आती हैं और शर्माते हुए माफी मांगती हैं कि तैन भाई, मुझे सच में माफ कर देना, जो मैंने थोड़ी देर पहले गुस्से में तुम पर अपनी तलवार तान दी थी। अपना तैन तो पैदाइशी कूल बंदा है, वो कहता है कि अरे आंटी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पर यूरी आंटी कहती हैं कि नहीं तैन, तुमने बहुत कुछ झेला है। मैं फालतू में ही घमंड में चूर थी कि मैं अकेले इस ब्रह्मांड का न्याय तय कर सकती हूँ, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं वापस अपने पवित्र धाम यानी सैंक्चुरी लौट जाऊंगी ताकि ऊपर के बड़े अधिकारियों से आगे के नए निर्देश ले सकूं। उधर ओमोशिरोई की उंगली की वो एक चुटकी देखने के बाद अपनी चाउन मां का भूत भी उतर चुका था। वो तैन से कहती है कि भाई, मुझे वापस मेरे पुराने असली रूप में भेज दो क्योंकि मुझे अब दिन रात एक करके पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। मतलब उसे समझ आ गया था कि अभी वो बहुत कमजोर है। अब लीनारा तैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि हाँ भाई,
हीरो अब आगे का क्या प्लान है? तैन अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी किम जिन सबको टोकते हुए बोलता है कि अरे भाई लोग अपनी पंचायत बंद करो और जरा वहां सामने तो देखो। जब पूरी पलटन मुड़कर सामने देखती है तो भाई साहब नजारा एकदम चकाचक था। लोग आराम से सड़कों पर घूम रहे थे, कोई नौकरी पर जा रहा था तो कोई अपनी दुकान संभाल रहा था। तैन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि चलो भाई, इसका मतलब वो गुस्से का खतरनाक वायरस अब दुनिया से पूरी तरह साफ हो चुका है। किम जिन खुश होकर तैन की पीठ थपथपाता है और बोलता है कि मान गए गुरु, तुमने तो सच में पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। तैन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर अचानक एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हुए ऐलान करता है कि भाई लोग, आज से हमारी ये पलटन यानी हमारी ये टीम यही खत्म होती है। मतलब आज से हमारी टीम डिसबैंड की जाती है। ये सुनते ही किम जिन यानी अपना गोलू मोलू बर्गर भाई चकरा जाता है और आंखें फाड़कर पूछता है कि अरे भाई ये क्या बकवास कर रहे हो? पर तैन बड़े गंभीर अंदाज में कहता है कि अब आफत टल चुकी है, इसलिए तुम सब लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ यानी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ और मजे करो। तैन अभी अपनी टीम को बाय बाय बोल ही रहा था कि अचानक हवा में वो नीली सिस्टम स्क्रीन चमकने लगी। किम जिन हक्के बक्के होकर बोला, भाई ये अचानक क्या खुल गया? तैन हैरान था कि चलो अब ये स्क्रीन सबको दिखने लगी है। स्क्रीन पर इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा था कि तैन ने एक नजर मारते ही बोल दिया, अरे भाई मैं 4 लाइन से लंबा मैसेज तो पढ़ता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी सिस्टम ने धमकी दी कि तुमने उस गुस्से वाले अंकल हुजा करना को निपटाया है तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। तैन भी कम नहीं था, बोला सजा कैसी? मेरी शक्तियां छीन लोगे या किसी जेल में डालोगे? सिस्टम ने करारा जवाब दिया, सुनो भाई साहब, अब तुम और तुम्हारे साथी सब हमारे CCTV यानी स्पेशल सर्विलांस के अंदर हो। अब तुम किसी भी कंस्टलेशन यानी देवता को ब्लॉक नहीं कर पाओगे और तुम्हें उनकी अदालतों में हाजिर होना ही पड़ेगा। टीम के सब लोग हैरान होकर पूछने लगे कि ये सिस्टम क्या बला है। तब यूरी आंटी ने समझाया कि लगता है सिस्टम अब हम सबको ही साथी यानी कंपेनियन मान रहा है। तैन ने हीरो बनते हुए कहा, देख भाई सिस्टम, जो भी करना है मेरे साथ कर, मेरे दोस्तों को बीच में मत घसीट। इस पर सिस्टम ने जो जवाब दिया उसने सबका मुंह बंद कर दिया, ज्यादा हीरो मत बन बेटा, तुम्हें पता भी है कि तुमने नौकर बनकर कितनी मुसीबतें खड़ी की हैं और अपनी ये आदत बदलो कि 4 लाइन से बड़ा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तैन अपना सिर खुजलाते हुए बोला, क्या सिस्टम भी ऐसे रूड हो सकते हैं? सिस्टम ने आगे कहा कि भले ही तुम लोग पिटने वाले हो पर तुमने गुस्से की परीक्षा यानी ट्रायल ऑफ रैथ पास कर ली है तो इनाम तो बनता है। ये सुनकर तैन की तो आंखें चमक गईं, पर उसके पीछे खड़े दोस्त तो गुस्से में लाल पीले हो रहे थे कि कैसे इसने बिना पूछे सबको मुसीबत में डाल दिया। दिन ढल गया और सब लोग तैन से खफा थे। आखिर में तैन को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। भाई लोग, वो टीम तोड़ने वाली बात भूल जाओ, प्लीज मेरे साथ ही रहो। चावन माँ तो गुस्से में बोली, भाई मेरा तो मन कर रहा है अभी इसका गेम ही बजा दूं, सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। पर लीला उसे शांत कराया। यूरी आंटी ने कहा कि अब हम अलग अलग नहीं रह सकते क्योंकि अगला ट्रायल कब आ जाए पता नहीं। तभी चारी यून रोने लगी, यार मुझे बस अपने मम्मी पापा से मिलना है, उनकी चिंता में मैं पागल हो रही हूँ। उसे दुखी देख लीला उसे चुप कराने लगी और लीनारा ने सुझाव दिया कि चलो भाई लोग सबसे पहले यून के घर चलते हैं। तो भाई लोग, तैन को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है कि यार मैंने सिर्फ अपने मम्मी पापा को बचाया और बाकी दोस्तों के परिवार के बारे में तो सोचा ही, यानी अपना हीरो थोड़ा सा स्वार्थी हो गया था। खैर देर आए दुरुस्त आए, पूरी पलटन अब यून के घर पहुंचती है ताकि सबको थोड़ा सुकून मिल सके। घर पहुंचते ही यून भागकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मम्मी रोते हुए भगवान का शुक्रिया मानती है कि उनकी बेटी सही सलामत है। तभी यून के पापा भी वहां आ जाते हैं। वो बाहर का नजारा देख कर आए थे, इसलिए वो तैन से कहते हैं कि बाहर तो पूरा गदर मचा हुआ था, मतलब दुनिया ही खत्म होने वाली थी और तुमने मेरी बेटी को सुरक्षित रखा। तैन उन्हें शॉर्टकट में पूरी कहानी समझाता है कि कैसे उसने और उसकी टीम ने मिलकर दुनिया को बचाया है। यून के पापा को इस जादुई कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और वो तैन को दिल से थैंक यू बोलते हैं और खुश होते हैं कि उनकी बेटी के पास तैन जैसा धांसू दोस्त है। इसके बाद आता है कपड़ों का मजेदार ड्रामा। लीनारा यून से पूछती है कि क्या तैन के दिए ये कपड़े पहनना ठीक रहेगा। यून कहती है कि हाँ यार, मैं उस ठरकी विलेन यानी उस परवर्ट के दिए हुए अजीब कपड़े और ज्यादा देर नहीं पहन सकती थी। लैला हैरान होकर कपड़ों को देख रही थी कि जमाने की फैक्ट्री में इतने साफ और मजबूत कपड़े कैसे बन जाते हैं, जबकि अपनी यूरी आंटी को तो कपड़ों का कांसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा था। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान आखिर इतने सारे कपड़े पहनते क्यों है। तैन अपना मुंह बनाकर पूछता है कि क्यों भाई, क्या मेरे बनाए कपड़े इतने बुरे हैं? यून उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अरे नहीं भाई, कम से कम साइज तो एकदम परफेक्ट है। वो चावन माँ की तरफ देखकर पूछती है कि तुम ये कपड़े क्यों नहीं पहन रही? तो अपने कड़क मिजाज चावन माँ नाक भौं सिकोड़कर कहती है, मैं नरक जाना पसंद करूंगी पर इस लड़के के बनाए कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। तभी किचन से यून की मम्मी आवाज देती है कि खाना तैयार है। टेबल पर ओवन से निकला गर्मा गर्म खाना सज जाता है। अपना भुकर तैन तो खाना देखकर निहाल हो जाता है और किम जिन यानी अपना बर्गर भाई आंटी के हाथ का जादू देखकर हैरान था। लैला को इतने दिनों बाद इस घर में बहुत शांति यानी एक घरेलू सुकून महसूस हो रहा था। मेहमान ज्यादा थे तो यून की मम्मी अपने पति से कहती है कि सुनो जी, लिविंग रूम मेरी डाइनिंग टेबल सेट कर दो। वो मुस्कुराते हुए सब बच्चों से कहती है कि भाई जितना मन करे उतना खाओ, अगर दोबारा चाहिए तो बिना शर्माए मंगेना। सब लोग आंटी की खातिरदारी देखकर खुश हो जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। पर तभी अपनी प्राचीन काल से आई चावन माँ हाथ में फॉर्क लेकर चकरा जाती है और तैन से पूछती है, अरे ओ हीरो, ये फॉर्क मतलब ये कांटा क्या बला है, इससे खाना कैसे खाते हैं? तैन उसकी बात पर ध्यान दिए बिना पागलों की तरह खाना ठूंसने में लगा था क्योंकि खाना सच में बहुत लाजवाब था। तैन को ऐसे शेर की तरह खाते देख यून के पापा मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि लड़का दबा कर खाता है, तंदुरुस्त है, मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट दामाद बनेगा। यून की मम्मी हंसकर बताती है कि ये लाजानिया है जो उनकी बेटी की सबसे फेवरेट डिश है। ये सुनते ही अपनी यून मैडम का नखरेबाज यानी तो सुंडेरे वाला रूप बाहर आ जाता है। वो तुरंत मुंह फुलाकर तैन से कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। दूसरी तरफ चावन माँ खाने की तारीफ करते हुए
कहती है कि आंटी आप तो प्रोफेशनल शेफ बन सकती हो। ये देखकर लिनारा मन ही मन हंसती है कि लड़की पक्का तुसुंडेरे है, मतलब दिल में कुछ और मुंह पर कुछ और। यून सबको पुरानी बात याद दिलाते हुए बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका सपना एक बड़ी शेफ बनने का था, इसीलिए उसने खाना इतनी मेहनत और सीरियस होकर बनाया है। इसके बाद पूरी पलटन मजे से बातें करते हुए खाना एंजॉय करती है। अपना किम जिन यानी बर्गर भाई खाते खाते सोचता है कि यार शायद सब लोग साथ मिलकर खा रहे हैं, इसीलिए ये खाना नॉर्मल से और ज्यादा टेस्टी लग रहा है। धीरे धीरे सब लोग डटकर खाना खाते हैं और सबका पिटकाटक भर जाता है। अपना तईन हाथ धोकर यून की मम्मी को थैंक यू बोलता है कि आंटी आपके हाथ में तो सच में जादू है। खाना बहुत ही लाजवाब था। यून की मम्मी मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोल ही रही होती है कि तभी उस शांत कमरे में अचानक एक अनजान आवाज गूंजती है, खाना तो ठीक है पर मेरे टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक थोड़ा सा ज्यादा है। तो भाई लोग, कैसी लगी ये मनवा की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो बिना कंजूसी किए वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। ऐसी ही और तबाही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला फ्लेक्स मिस ना हो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।